तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, कल हमने जो डिस्कशन किया था वो डे 9 और डे 10 दोनों का था। ठीक है, इसमें डे 9 और डे 10 को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। तो डे 9 और डे 10 में हम लोगों ने 30 तक के प्रश्नों को देखा था। ठीक है, और 30 के आगे जो है सो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आई थिंक पूरी नहीं हो पाई थी। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिप्स मिशन के असफलता के कारणों में नहीं है? भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने के कारण, इस वजह से क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन में आपको देखोगे तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। और जो भारतीय जो थे, मतलब कांग्रेस जो थी, वो क्या चीज की मांग कर रही थी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव जो थे फ्लॉप हो गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्तर पर मनोनयन की व्यवस्था, ये भी कारण था। और बात करेंगे आगे, जो इसका मेन कारण जो था, प्रांतों में भारतीय संघ में पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था, जो कि भारतीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था। तो ये भी कारण था। कारण क्या नहीं था? तो सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना। ठीक है, सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना क्रिप्स मिशन में नहीं था। किसमें था? कैबिनेट मिशन में था। किसमें था? कैबिनेट मिशन में था। तो सत्ता का त्वरित हस्तांतरण किया जाए और एक उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की जाए। ठीक है, भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाए। किसमें था ये? कैबिनेट मिशन में था, इसमें नहीं था। अगर ये चीज रहता, सत्ता अगर सौंपने की बात होती, तो क्रिप्स मिशन फ्लॉप ही क्यों होता? नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सी सही है। बाकी सारे के सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ, क्रिप्स मिशन क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। आप हमें बता सकते हैं क्रिप्स मिशन आई थी कब? 1942 में 22 बिल्कुल, मार्च बहुत अच्छा। 1942 को आई। ठीक है, 1942 को क्रिप्स मिशन आई थी, इसे आप याद रखें। तारीख महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार करने के पीछे निम्न में से कौन से कारण था? एकल भारतीय संघ की व्यवस्था, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया गया था, जो उसे स्वीकार नहीं था, प्रांतों को संघ से अलग होने तथा अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी, उससे लीग मतलब क्या थे? सहमत थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सही नहीं है, मतलब ध्यान रखेंगे तो ये कारण सही नहीं है। बाकी सारे के सारे कारण जो है सही है, जिसकी वजह से लीग ने, मतलब मुस्लिम लीग ने क्या किया? तो उनका बहिष्कार किया। सबसे पहले एकल भारतीय संघ की व्यवस्था थी, मतलब भारत का विखंडन का बात इसमें नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग का विचार क्या था? तो पाकिस्तान अलग बननी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने लीग को मतलब क्या किया? लीग ने मतलब क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। संविधान निर्मात्री परिषद के जो गठन का जो आधार सुनिश्चित किया गया, तो वो भी उसे स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि संविधान सभा जो बने, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए अलग होना चाहिए और भारत के लिए अलग होना चाहिए। प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्भर के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो ये भी था। बाकी कौन सा कारण था जिसकी वजह से मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं थी? तो प्रांतों को संघ से अलग होने तथा अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी, उससे लीग सहमत थी। मतलब लीग इस बात से सहमत थी, बाकी सारे के सारे कारणों से सहमत नहीं थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रस्तावों को आगे चल के भारतीयों का विश्वास जीतने की असफलता तथा उनका यह कहना इसे स्वीकार करो या छोड़ दो, गतिरोध के प्रमुख कारण थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्तावों ने हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हो सकता है कि भविष्य में भी हम पर शासन किया जाता रहा। यदि कांग्रेस भारत से वापस चले जाए, तब हमें कोई नया आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, विश्व युद्ध ने भारत को एक, ठीक है, सुअवसर प्रदान किया है कि वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। हमें केवल साधारण अवशासन पर ही निर्भर रहकर इस सुअवसर को खोना नहीं चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में यह कथन किसका था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का कथन था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर कलाम साहब, उनका ये स्टेटमेंट था। इसको जरा एक बार आप लोग देखिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था, तो मतलब देखिए, हमें केवल साधारण आश्वासन पर निर्भर रहकर इस सुअवसर को खोना नहीं चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में ये कथन किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, वो चाहते थे कि अगर ब्रिटेन की बात करेंगे, वो द्वितीय विश्व में जब फंसा हुआ है, तो उसी कंडीशन पे एक जन आंदोलन भी शुरू होना चाहिए। और इस पक्ष में आपको कौन थे? इस पक्ष में आपको सुभाष चंद्र बोस भी थे। ठीक है, ध्यान में रखने को, वो इसको सुअवसर के तौर पे वो देखते थे। इसे भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब आगे का प्रश्न को आप देखिए। क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। बिल्कुल, चर्चिल की बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है, और लेबर पार्टी की सरकार की बात करेंगे, उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? एटली होते हैं। कौन होते हैं वो? एटली होते हैं। ठीक है,
क्रिस प्रस्तावों के समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री एमरी थे, ठीक है, बिल्कुल लॉर्ड एमरी की बात करेंगे तो ये भी आपका सही है। क्रिस प्रस्ताव के समय भारत में वायसराय लिटन थे, तो क्रिस प्रस्ताव के समय भारत में, ठीक है, लिटन नहीं थे, कौन हो जाएंगे, तो क्या बताएंगे? किस प्रस्ताव के समय भारत में कौन थे, ठीक है, तो बेबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बेबल थे, ठीक है, ध्यान रखें, सॉरी। क्रिस मिशन के आगमन के समय कमांडर इन चीफ बेबल थे, क्रिस मिशन के आगमन से भारत का वायसराय लिंगनिटगो था, बेबल बाद में बनता सर, ये लिंगनिटगो जाएगा तो फिर बेबल बनेगा, लेकिन बेबल बनता कब है? 43 के आसपास आई थिंक बेबल बन जाता है, बेबल का समय का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसमें कमांडर इन चीफ की बात करेंगे बेबल थे, और वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड लिथगो थे, ठीक है। तो लिथगो के बाद वायसराय आपको कौन बनकर आते हैं भारत में? बेबल। अब बेबल के बाद आपको कौन बनकर आता है? लॉर्ड माउंटबेटन बनकर आता है, ठीक है। तो पहला तो सही है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एटली दैट टाइम। और विदेश मंत्री की बात करेंगे तो एमरी थे। और बात करें किस प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय लिटन की बात करें, गलत हो जाएगा क्योंकि कौन थे? लिंगितगो थे, ठीक है। बाकी सबके सब स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें क्या है? सही है, ध्यान में रखेंगे। वायसराय के बीटो के मुद्दे पर किस एवं कांग्रेस के नेताओं के मध्य में बातचीत टूट गई? ग्वालियर टैंक बैठक में गांधी जी द्वारा विभिन्न वर्गों को निर्देश दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश सत्य है? सरकारी सेवक नौकरी त्याग दे, सैनिक भारतीयों पर गोली नहीं चलाए, ठीक है, जमींदार यदि सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दे, ठीक है। तो दो निर्देश दिए गए थे मुख्यतः, ठीक है, ये कि भारतीय सैनिक भारतीयों पर गोली न चलाए। ब्रिटिश सेना में सैनिकों की संख्या की बात करेंगे तो भारतीय सैनिक तो बहुत ज्यादा थे, उनसे कहा गया आप मतलब क्या करो, गोली मत चलाओ। जमींदार यदि सरकार समर्थक हो, मतलब ब्रिटिश समर्थक हो, तो उनको लगान मत दिया जाए, ठीक है। गांधी जी द्वारा विभिन्न वर्गों को दिए गए निर्देश इस प्रकार थे। छात्र यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दे तथा पढ़ाई को छोड़ दे, ठीक है, उन्होंने कहा। सरकारी सेवक त्याग पत्र नहीं दे लेकिन कांग्रेस में अपनी राजशक्ति घोषित कर दे, ठीक है, मतलब बोला से आप त्याग पत्र मत दो सरकारी सेवक, लेकिन कांग्रेस में अपनी राजशक्ति घोषित कर दो, ठीक है, मतलब आपकी जो राजभक्ति जो हो, ठीक है, कांग्रेस के साथ हो। सैनिक को बोला गया सेना से त्याग पत्र नहीं दे किंतु अपने सहयोगियों एवं भारतीयों पर गोली नहीं चलाए। कृषक को कहा गया यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहे, किंतु यदि जमींदार अगर सरकार समर्थक तो लगान अदा करना बंद कर दे। तो जब ये ग्वालियर टैंक में जब इन्होंने घोषणा जब किया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, तो इन्होंने छात्र को संबोधित किया, सरकारी सेवक को संबोधित किया, सैनिक को संबोधित किया और कृषक को संबोधित किया, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के चीजें जो है इन्होंने बताई, और ये पूछा भी जा सकता है, इसको जरा अपना ध्यान में रखना है। निम्नलिखित जोरों में से कौन सा युग्म सही शामिल है? ऑपरेशन जीरो आवर की बात करेंगे तो 9 सितंबर को नहीं होगा, कब चलाया गया था? 9 अगस्त को चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर से तात्पर्य क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर से तात्पर्य की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर आपको ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है, 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे रात्रि तक, ठीक है, 12 AM तक सभी महत्वपूर्ण नेताओं को मतलब क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया था। आजाद हिंद फौज की बात करेंगे तो ध्यान में कैप्टन मोहन सिंह, ये भी आपका क्या दिया हुआ, गलत दिया हुआ। राजगोपालचारी फार्मूला की बात करें, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के सहयोग से बनी थी, तो ये आपका सही है, बाकी कोई भी इसमें गलती नहीं है, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहयोग के लिए बनी थी राजगोपालचारी फार्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राजगोपालचारी ने, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग हेतु 10 जुलाई 1944 को फार्मूला दिया था, इसको राजा जी फार्मूला के नाम से जानते हैं। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो मतभेद है उसके मतभेद को मतलब क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है, विचार करना है। बलिया में चीटू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया, तो ठीक है। सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबी अवधि तक चली, तो ध्यान में रखेंगे, वो भी ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में देशी रियासतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो ये आपका गलत है, ठीक है। पहला सही है और आपका दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। देशी रियासतों के योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में सामान्य था। सतारा में प्रति सरकार के नाम पे समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना YB चौहान और नाना पाटिल इत्यादि ने किया था, ठीक है। तामलुक की सरकार भी बनी थी, तामलुक में जिसको जातीय सरकार के नाम से जानते हैं वो भी समानांतर सरकार थी। बलिया में चीटू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी।
और 17 में वाईवी चौहान और नाना पार्टी के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो क्या बताएं कौन सा जनपद हो जाएगा? तो बलिया में। कहां पे की गई थी? बलिया हो जाएगा। हम बलिया में बात करें कब से कब तक समानांतर सरकार थी, तो चीतू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे समानांतर सरकार 1942 में बनी थी। ठीक है। तामलुक बंगाल में 1942 से 1944 के मध्य, ठीक है, सतारा में 43 से 45 के मध्य समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ध्यान में रखेंगे। उस समय स्थापित अन्य समानांतर सरकारों में सबसे लंबी थी, सतारा वाला सबसे लंबा था। अगर पूछा जाएगा ना कौन सी समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, तो ध्यान में रखेंगे, क्या बताएंगे कौन था? तो सतारा। 1942 में आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बंबई में था, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते इस प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के अभिलक्षण था? यह प्रारंभ से ग्रामीण विद्रोह था, यह सारभूत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था। तो ये नरमपंथी आंदोलन नहीं माना जाता क्योंकि इसमें हिंसा तो हुई थी। ठीक है, तो ये नरमपंथी आंदोलन कहना इसको पूरी तरीके से उचित नहीं होगा। ठीक है, गलत होगा। हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी, राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, सारे सही है। ठीक है, बाकी एक नरमपंथी आंदोलन था, ये कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन की क्या थी? ग्रामीण विद्रोह भी सही है, ग्रामीण विद्रोह है। हाँ, तो मैंने तो सही तो किया ना, मैंने गलत कहाँ किया? 1 3 4 ही तो मारा हूँ, ये भी सही है आपका, गलत केवल ये। ठीक है, 1 3 4 सही है। गांव में इसका व्यापक असर देखने को मिला था। ठीक है, और शुरुआत की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 को हुआ तथा अगले ही दिन, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करें? हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों के धरने, औपनिवेशिक शासन का सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों तथा रेलवे टेलीग्राफ लाइनों तथा सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले, होम रूल लीग का गठन। तो होम रूल लीग का गठन अभी नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी कौन सा सही है? तो सारे के सारे आपके, सॉरी 1 या 2 की बात करेंगे तो आपका 1 या 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, हड़तालें होती है, बहिष्कार होती है, नगरीय केंद्रों पर धरने दिए जाते हैं, औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों तथा रेलवे टेलीग्राफ लाइनें एवं सरकारी भवनों पे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले किए जाते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आह्वान पर शुरू किया गया था। होम रूल लीग का गठन बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन से इनका कोई सरोकार नहीं था क्योंकि दोनों प्रमुख नेताओं जिन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे ही नहीं। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी, उसके बाद एनी बेसेंट की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गांधी जी ने किस प्रस्ताव के संबंध में कहा कि यदि मैं कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्धा में कहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने किस आंदोलन के संबंध में कहा था कि यदि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की कांग्रेस के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। तो ये वर्धा प्रस्ताव में गांधी जी के द्वारा कहा गया था। उपरोक्त कथन गांधी जी ने वर्धा प्रस्ताव के बारे में कहा था 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, ध्यान में, तारीख महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में गांधी जी ने इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाए। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति के अंग्रेजों, ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब क्या था? अंग्रेजों को क्या करना है? भारत छोड़ना है। ठीक है, आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा की बात करेंगे 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। ठीक है, आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व, ठीक है, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको तिलक दिवस आपको मनाया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। और तिलक दिवस के बाद क्या होता है? तो मतलब 1 तारीख को तिलक दिवस मनाया जाता है, 1 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर प्लेइंग विथ फायर। ठीक है, मतलब हम लोग आग से खेलने जा रहे हैं, हम दूधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोर उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो थे आश्वस्त नहीं थे,
लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस में गांधी जी का विरोध भी देखने को मिला भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने की वजह से, क्योंकि गांधी जी ने इससे पहले असहयोग आंदोलन अपने जिद से शुरू किया था। सबनिया बग्या आंदोलन तो कुछ ज्यादा ही जिद से शुरू किया था। दोनों में अंततः क्या मिली थी? दोनों में अंततः असफलता मिली थी। दोनों को गांधी जी ने अपनी जिद से ही मतलब समाप्त किया था, जिससे भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो थे नाराज थे। तो यहाँ पर भी कुछ नेता जो थे भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत करने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए गांधी जी ने कहा था मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा मतलब आंदोलन शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये तिलक दिवस कब मनाया गया था? तिलक दिवस 1 अगस्त 1942 को 1 तिलक दिवस अगस्त मनाया गया था। 1942 को। और कहाँ पे? इलाहाबाद में। और इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये इलाहाबाद में। आंदोलन शुरू होने से पहले की घटना थी। ठीक है, मतलब 8 अगस्त को आंदोलन शुरू किया गया, उससे पहले सार्वजनिक तौर पे 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया इलाहाबाद में। ठीक है, हम आंदोलन प्रारंभ होने से पहले बिहार के तत्कालीन राज्यपाल स्टीवर्ट से सरकार को लिखा कि चावल की कोई कमी नहीं है, पर वह बाजार में नहीं आएगा। सरकारी अधिग्रहण से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने जखीरों के बैंकों के पास बंधक रख दिया है। पता चला है कि उत्तर बिहार में बैंकों के पास बंधक अनाज उसका 3 गुना है, जिसका इस मौसम में सामान्यतः रहता है। ठीक है, तो कहां पे? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व धीरे धीरे ब्रिटिश शासन में जनसाधारण की आस्था उतनी घट गई कि लोग बैंकों और डाकघरों में अपना रुपया निकालने लगे और अपनी बचत को सोने चांदी और सिक्कों में बदल कर रखने लगे। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों की आस्था बहुत अधिक कम हो गई थी। उन्होंने क्या किया? बैंकों से पैसा निकाल लिया, डाक घर से पैसा निकाल लिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सोना और चांदी में कन्वर्ट कर दिया। अरे कितना भी दिक्कत हो जाएगा, सोना और चांदी का वैल्यू कभी भी नहीं गिरेगी, क्योंकि सोना और चांदी का डिमांड की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है। अगर मान लीजिए भारतीय पैसा है, ठीक है, 20 रुपया है, ठीक है, तो रुपया हो सकता है आज से 10 साल के बाद रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले बेहतर हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है रुपया की कीमत की बात करेंगे डॉलर के मुकाबले कम हो जाए। लेकिन अगर कम हो सोना अगर खरीद लोगे तो सोना तो जाहिर सी बात है भाई, भविष्य में कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ऐसे करके उस समय भी भारतीयों ने क्या किया था? ब्रिटिश करेंसी से इन लोगों ने क्या किया? तो सोना चांदी खरीद लिया। इसी समय पूर्वी संयुक्त प्रांत बिहार में अनाज की जमाखोरी इतनी बढ़ गई कि बिहार के राज्यपाल स्टुअर्ट ने सरकार को अनाज की जमाखोरी के संबंध में उपरोक्त कथन लिखा। ठीक है, तो लोग जो थे वो जान रहे थे भाई साहब अनाज की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, इसलिए उन्होंने अनाज की जमाखोरी करना मतलब शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, फिर से आपको विचार करना है। कांग्रेस की कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक में गांधी जी को संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। ठीक है, CWC होता था, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होता था, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन के अलावा भी मतलब एक निर्णय लेने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जाना पड़ता था। ये 15 सदस्यीय होता था। कितने सदस्य होता था कांग्रेस वर्किंग कमेटी? 15 सदस्य। मतलब ऐसा नहीं कि गांधी जी के अध्यक्ष सीधा सीधा निर्णय ले सकते थे, हालांकि गांधी जी के बात को टाला नहीं जाता था, लेकिन मुख्य निर्णय लेने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती थी। समझे? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी के प्रस्ताव अंग्रेजों भारत छोड़ो को स्वीकार कर लिया। तो इस संघर्ष के नेता गांधी जी को घोषित किया गया। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन का कोई नेता नहीं था, तो गांधी जी तो जिस दिन घोषित किया गया उनको नेता बनाया गया, उसी दिन गांधी जी गिरफ्तार किए गए। इसलिए ये भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो एक मतलब लीडरलेस, ठीक है, लीडरलेस मूवमेंट था जिसका कोई नेता नहीं था, क्योंकि सारे के सारे बड़े नेता को तो ऑपरेशन जीरो आवर चला के उनको गिरफ्तार किया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। गांधी जी की इस बैठक में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। कितने मिनट तक भाषण दिया? काफी लंबा भाषण दिया गांधी जी, 70 मिनट तक बोले। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने नारा कौन दिया? डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया। ठीक है, गांधी जी के बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। मतलब पट्टाभी सीतारमैया ने उनको अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित बता दिया। मतलब वो इस तरीके से ऐसा लग रहा था सो कोई पैगंबर जो है सो भाषण दे रहा है। ठीक है, मसीहा से मतलब तुलना की थी। किसने की थी? तो पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, आप देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेशनल हेराल्ड एवं हरिजन अखबारों का प्रकाशन पूरी तरीके से बंद रहा। ये नेशनल हेराल्ड वही न्यूज़पेपर है जिसपे अभी विवाद भी चल रहा है। कांग्रेस परिवार इसके
मालिक है और इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आई थिंक की गई थी। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान काशी विश्वविद्यालय के छात्र भारत छोड़ो का संदेश फैलाने के लिए गांव में जाते थे। बिहार के तिरहुत प्रखंड में, जो कि अब तिरहुत प्रमंडल है हमारे यहाँ, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं थी। इस आंदोलन के दौरान अराजकता को देखते हुए पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है। भारतीय संविधान का किस आर्टिकल्स का नाम बताइए जहां पे मार्शल लॉ लागू करने का प्रावधान है? मतलब सैनिक रूल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन है जहां पे सैनिक रूल लगता है? नहीं पता है? ठीक है, 34 है। कौन सा है? 34। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इसके ए नंबर ऑप्शन सही है। इस आंदोलन के दौरान मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या 34 में सर मार्शल लॉ लगता है कि मार्शल पर जो है उनको अधिकार नहीं मिलता है, मौलिक अधिकार, कोर्ट मार्शल होता है ना। और यहाँ पे 34 में कहा गया है भाई साहब किसी क्षेत्र में, ठीक है, अगर मार्शल लॉ अगर लगाया जाएगा तो मौलिक अधिकार का उन्मूलन हो सकता है। ठीक है, हाँ वही ना। तो यहाँ पे हालांकि मार्शल लॉ लगाने का संविधान में कहीं पे चर्चा नहीं किया गया है। मार्शल 34 में बताया गया है। हाँ, ठीक है, पहले नहीं था, अभी नहीं है। संसद के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, वहां पे मौलिक अधिकार का प्रबंधन हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है मौलिक अधिकार। तो 34 में चर्चा की गई। हालांकि मौलिक मार्शल लॉ लगेगा कैसे और किस प्रकार से काम करेगा, उसकी कार्य प्रणाली कौन होगी, वो संसद के द्वारा तय की जाती है। संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। ठीक है, तो इसका सही पूछ रहा था कि गलत पूछ रहा था, जरा मैंने देखा नहीं। तो इसका कौन सा सत्य है? ठीक है, 1, 2, 3 आपका सही है, बाकी ये चौथा गलत है। इस दौरान अराजकता को देखते हुए पूरे देश में मार्शल लॉ का लागू किया गया था, इसको गलत लिया है। बिहार के तिरहुत प्रखंड में इस आंदोलन के दौरान 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं थी, ये सही लिया है। इस आंदोलन के दौरान काशी विश्वविद्यालय के छात्र, ठीक है, भारत छोड़ो का संदेश फैलाने के लिए गांव में जाते थे, ये भी आपका सही है। अगर मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड एवं हरिजन अखबारों का प्रकाशन पूरी तरह से बंद हो गया, तो ये भी आपका क्या है? सही है। देवी और सजनों, इसे याद रखेंगे। बाकी मार्शल लॉ वाला की बात करेंगे, गलत लिया है। ठीक है, चलो इसे सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान संघात्मक भाषण भी तैयार किया गया। इसमें भूमिगत आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन साहब, अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के किस नाम से जानते हैं? इनको क्रांतिकारी का क्या माता वगैरह बताया ना? राम मनोहर लोहिया साहब, जन्नी। हाँ बिल्कुल, राम मनोहर लोहिया साहब भी थे इसमें शामिल। सुचिता कृपलानी साहब भी थी। ठीक है, जननी तो छोटू भाई उनको पुरानी, बोलते हैं ना, वो तो सब भिखारी कामा है ना। भिकाजी कामा है ना नहीं, जननी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मैंने बोला। ठीक है, ठीक है, भारत क्रांतिकारी की माता या फिर जननी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ओवरऑल नहीं बात किया, वो अरुणा आसफ अली होता है। ठीक है, बीजू पटनायक की बात करें में, बाद में इन्होंने बीजू जनता दल की नींव रखी थी। दैट टाइम बीजू पटनायक क्या थे, बता सकते हैं? बीजू पटनायक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या थे? अभी उड़ीसा में इनके पुत्र, बहुत दिन तक सरकार अभी चली गई, ये इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे और जो प्लेन जो उड़ाते थे उसमें डकोटा प्लेन होता था। ठीक है, जो कि काफी कम हाइट पे, वो लड़ने के लिए उसका प्लेन का प्रयोग किया जाता था। तो डकोटा प्लेन से इन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट वगैरह गिराना शुरू किया, जो कि मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से ओतप्रोत लोगों को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, बाद में जब गवर्नमेंट को पता चला तो सरकार की नौकरी करते हुए, ठीक है, ये जो है सो मतलब क्रांतिकारियों के साथ है, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया, इनको कैद कर लिया गया। ठीक है, जब देश आजाद होता है तो जेल से निकलते हैं और ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस में काम करने लगते हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस के साथ मतभेद हो जाता है, तो बीजू जनता दल की नींव रखते हैं, जो कि ओडिशा में काफी समय तक सरकार में थी। अभी इनके पुत्र का नाम क्या है? नवीन पटनायक साहब। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे, ध्यान में रखेंगे। आरपी गोनका साहब थे और जयप्रकाश नारायण साहब थे। जयप्रकाश नारायण साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, और किस जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण साहब को? हजारीबाग वाला। और हजारीबाग के जेल में इनको रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे अखिल भारतीय नेताओं ने फरार रहते हुए कमान को रहते हुए संभाल ली थी। इसी भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कर रहे थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन थे? जयप्रकाश नारायण साहब थे, ध्यान में रखेंगे। लोहिया साहब थे, ये जेल में थे, बाद में जेल से भागकर कहाँ चले जाते? नेपाल में चले जाते हैं। ठीक है, नेपाल से इन्होंने, ठीक है, वहां पे मतलब भूमिगत रहते हुए इन्होंने मतलब आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है,
जेल से भागे थे, जेल से भागने वाले बहुत लोग शामिल थे, लेकिन जेल से भागने में कवि ने मदद की थी जयप्रकाश नारायण साहब। उस कवि का नाम क्या है? रामधारी आ, सिंह दिनकर। नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, क्या नाम था? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी साहब ने इनकी मदद की थी जेल से भागने के दौरान। दिनकर नहीं थे, बेनीपुरी साहब थे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब भागे थे किस दिन? एक बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, दिवाली के दिन। दिवाली के ठीक है, दीपावली। और किसी ने दिवाली नहीं लगाया था। सबको लग रहा है दिवाली के दिन तो इतना रोशनी होगा, कोई लोग क्यों भागेगा। ठीक है, तो दिवाली किसी ने मारा नहीं था उस साल। हालांकि अब तो ये काफी पॉपुलर हो गया, लेकिन दिवाली के दिन तो इन्होंने सुना था। उस समय सबका गलती हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानांतर सरकारें व भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही नहीं? समानांतर सरकार तामलुक में बनी थी, बलिया में बनी थी, सतारा में बनी थी। मैंने 3 नाम लिया। तीनों में से समानांतर सरकार सबसे लंबी किसकी चली थी? सतारा की चली थी, सतारा तामलुक की, सतारा का बिल्कुल सतारा सतारा की। सतारा का चला। सतारा का, और इसके नेता कौन थे सतारा वाला का? तो वाईबी चौहान साहब थे। ठीक है, वाईटी चौहान। और नाना हाँ, पाटिल। नाना पाटिल और वाईबी चौहान। एक तामलुक जो थी बंगाल में बनी थी। ठीक है, इसको जातीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक सरकार जो बनी थी आपकी, कहाँ पे बनी थी? ये 43 1943 से लेके 45 तक रही थी। ठीक है, एक सरकार जो बनी थी बलिया में बनी थी, उसके नेता कौन थे? तो जीतू चीतू पांडे। पांडे। चीतू पांडे। सर चीतू पांडे जो थे। 1943 से 45 तक थी ना नहीं समझ, क्या बोली? सर? सतारा की जो समानांतर सरकार बनी थी वो 1943 से 45 तक थी ना, सबसे लंबे समय तक। हाँ, सतारा वाला सबसे लंबे समय तक थी, 1943 से 1945। जातीय वाला कब था? वो भी 43 से 45 ही था, लेकिन सर वो लंबा नहीं जो सर, था सतारा। वो वो 42 1942 से से 43 था सर। 42 से 43। 1940। हाँ, देखिए, दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, कुछ महीना सतारा एक ज्यादा साल था। का था। ठीक है, नहीं, महीना में अंतर था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, साल का अंतर नहीं था। 2 साल के आसपास सतारा सर में चली पीछे थी। वाले और पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, हो सकता है। ठीक है, हालांकि सतारा वाला सबसे लंबा थी, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। आंदोलन के दौरान पहली ऐसी सरकार बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। इस सरकार ने जिलाधिकारी के सारे अधिकार छीन लिए तथा सभी गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार, जिसको राष्ट्रीय सरकार का नाम दिया गया, गठन किया गया। इस सरकार ने धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांट दिया। सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वाईबी चौहान और नाना पाटिल इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बंबई में भूमिगत रेडियो प्रसारण की स्थापना की, तो ये गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, उषा मेहता ने बंबई में गुप्त रेडियो की स्थापना की थी। एक मूवी आई है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, क्या नाम है उस एक्ट्रेस का यार? सैफ अली खान की बेटी जो है। ठीक है, उसने उषा मेहता के किरदार को निभाया है। ठीक है, हाँ, तो उषा मेहता, रुना आसफ अली, सुचित्रा किलपानी ने भूमिगत संगठन के लिए काम किया। इस आंदोलन के दौरान बिहार में दरभंगा राजा के सरकार को सशस्त्र सेवा देने से इनकार कर दिया गया था एवं गिरफ्तार लोगों की मदद की थी। दरभंगा राज, ठीक है, ध्यान में, दरभंगा स्टेट। मुसलमानों ने भूमिगत आंदोलनकारियों को काफी सहयोग प्रदान किया था, ये भी सही है। तो बाकी ऊपर का सारा स्टेटमेंट क्या आपको सही है। तामलुक में जो सरकार बनी थी उसको किस नाम से जानते थे? तामलुक सरकार को जातीय सरकार या फिर, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार। और सतारा वाला सरकार को किस नाम से जानते थे? सतारा वाला को इसको प्रति सरकार बोलते थे। ठीक है, हाँ, प्रति सरकार। ठीक है, बलिया में जो सरकार बनी थी चीतू पांडे के नेतृत्व में, और उसने जिलाधिकारी के सारे अधिकार छीन लिए थे। समानांतर सरकार क्या होता है? देश में तो एक सरकार ऑलरेडी है जो कि ब्रिटिश सरकार है। हाँ, तो उसी के समांतर वो खुद हाँ, ठीक है, तो मतलब इनका तो अपने सब कुछ नियम कानून तो है ही। ठीक है, और मान लीजिए किसी देश के किसी हिस्सा को ऐसा लगना, वहां से सारे ब्रिटिश नियम कानून हटा दिए गए हैं और सारे लोगों ने अपने नियम कानून बना लिए। जैसे न्यायालय की बात करेंगे तो न्यायालय शून्य हो गया और वहां पे सारे फैसला जो है क्या लोग खुद ही मतलब कर रहे हैं। ठीक है, थाना को भी मतलब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पुलिस प्रशासन जीरो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया और लोग जो है अपने फैसले खुद ही ले रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं समानांतर सरकार। मतलब देश में एक सरकार है, उसी के पैरेलल में एक अलग सरकार बना देना। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त के दिन ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। फलस्वरूप यह आंदोलन स्वतः शुरू हो गया। ठीक है, आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से हिंसा एवं तोड़फोड़ प्रारंभ हो गई, क्योंकि लीडरलेस थी ना। सरकार भी आंदोलन को कड़ाई से दमन कर रही थी। इस सरकारी दमन के खिलाफ गांधी जी ने पूना के आगा खान पैलेस में 21 दिनों की भूख हड़ताल कर दी। गांधी जी की इस भूख हड़ताल के निम्न से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? जनता के मनोबल में वृद्धि करना, ठीक है, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार करना, राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान करना, तत्काल भारत को आजाद करना, ये नहीं थी। ठीक है, कितने दिनों की भूख हड़ताल इन्होंने की थी? 21 ठीक है, दिन का। 21 दिनों का। ये आगा खान पैलेस आपको कहाँ पे मिलेगा भारत में? कहाँ पे था आगा खान पैलेस? आगा खान पैलेस मुंबई में है ना? ठीक है, मुंबई में नहीं है, पुणे में है। ठीक है, गांधी जी के साथ यहाँ पे कौन कौन थे? ये सरोजिनी नायडू थी या कस्तूरबा गांधी थी? ठीक है, और एक और भी थे जिनकी मृत्यु भी आगा खान पैलेस में ही हो गई थी। गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था जिनका मृत्यु हो गया था यहीं पे? 2 लोगों का मृत्यु हुआ था। एक इनकी पत्नी का देहांत यहीं पे हो गया था, और साथ में इनके निजी सचिव का भी देहांत यहीं पे हो गया था। हाँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और निजी सचिव का मतलब वो बात करेंगे, उनका दफना यहीं पे, मतलब उनका दाह संस्कार भी किया गया था। ठीक है, इसमें बोल सरकार रहे हैं उपवास कि के कारण, देसाई थे, महादेव देसाई थे निजी सचिव, हाँ, महादेव देसाई उन्हीं का थे। देहांत भारत हुआ छोड़ो था। आंदोलन में अगर बोले किसी ने नेतृत्व किया था तो इसमें किसी का तो नाम आगे कोई नहीं आता है कि किसी का गांधी जी का। लीडरलेस मूवमेंट। नहीं, देखिए, नेतृत्व अगर ले- अगर ऐसा ऑप्शन अगर रहेगा, नेतृत्वहीन अगर ऑप्शन में है तो वही सही होगा। अगर लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं है, तो नेता तो गांधी जी को चुना गया था, लेकिन गांधी जी को नेता कांग्रेस के द्वारा चुना गया वर्धा में। लेकिन ठीक है, ये उसके बाद नहीं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर जेल में रह के क्रांति का नेतृत्व कैसे करेंगे? और ये भी एक ये भी एक राय बनती है कि अगर गांधी जी रहते तो ये आंदोलन उतना हिंसक नहीं हो पाता जितना ये था। और गांधी जी ने हिंसा के प्रति यहाँ पे थोड़ा सा अपना आंखें भी बंद कर ली थी। ठीक है, और थोड़ा नारा भी गांधी जी ने दिया था, ऐसे 70 मिनट का जो भाषण दिया था, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा हिंसा की बू आती थी। जैसे डू एंड डाई की नारा दिया, या फिर गांधी जी ने कहा कि मुझे अगर कायरता में, ठीक है, सॉरी, मुझे अगर गुलामी में और हिंसा में अगर चुनना पड़ेगा, मतलब कायरता और गुलामी हिंसा में चुनना पड़ेगा, तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा गांधी जी का थोड़ा रुख बदला हुआ प्रतीत होता है। हो गए थे। वो किसी पर, हाँ, तो थोड़ा सा गांधी जी थोड़ा हिंसात्मक मूड में यहाँ पे चले जाते, जिसको लेकर थोड़ा निंदा भी इनका हुआ। क्योंकि इनसे पहले जीरो हिंसा पे बात करते, जीरो हिंसा पे बात करते, जीरो टॉलरेंस को लेकर हिंसा को मानते थे, लेकिन यहाँ पे गांधी जी का ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हिंसा को लेकर इन्होंने निंदा भी नहीं किया। यहाँ की सरकार ने जब इनको कहा कि भाई साहब हिंसा हो रहा, तो मैं क्या करूं? ठीक, आपने तो मुझे कैद करके रखा, तो मेरी तो जिम्मेवारी ही नहीं बनती है। उन्होंने सरकार को भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, वो किसी प्रकार का समझौता गांधी जी से नहीं करना चाहते थे। ठीक है, गांधी जी ने आगा खान पैलेस में 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिनों की हर भूख हड़ताल प्रारंभ करी। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार डर गई अगर गांधी जी की भूख हड़ताल की वजह से अगर जेल में अगर मृत्यु अगर हो जाती है, तो फिर अभी देश का जैसा माहौल है, गांधी जी के जैसा व्यक्तित्व है, ठीक है, तो फिर उनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सो वो डर गई, और उन्होंने गांधी जी को फिलहाल उन्होंने जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, हालांकि अच्छा, एक गांधी जी और को बात है सर। तब जेल से रिहा किया जाता जब एक भूख हड़ताल करते थे। क्या कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई तो गांधी जी उनको मतलब अग्नि दिए थे कि नहीं, कि वो जेल में ही अब रहे? ये सब बेसलेस क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी, हालांकि मृत्यु तो वहीं पे हो गई थी। ठीक है, अब अग्नि दिए थे कि नहीं दिए थे मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि जेल में ही मृत्यु हुई थी, तो हो सकता है दिए भी होंगे, मुझे नहीं जानकारी है। ठीक है, ठीक। हालांकि उनकी मृत्यु जेल में हो गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और जेल में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, एक महादेव देसाई की हुई थी और उनकी हुई थी। अब अग्नि दिए थे कि नहीं दिए थे, सर ठीक है। हाँ, सर इसमें कस्तूरबा गांधी मतलब आगा खान पैलेस के बारे में ये बोलते हैं कि उसमें कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियां हैं। हाँ, तो समाधि है तो इसका मतलब ना उनका तो अंतिम बोला संस्कार नहीं तो किया गया वहीं पे था। तो अंतिम संस्कार किया। मैं तो पहले ही बता दें, दोनों का अंतिम संस्कार वहीं पे हुआ था। ठीक है, और गांधी जी हॉस्पिटल भी नहीं ले गए थे। ठीक है, उन्होंने मतलब हॉस्पिटल जाने के ऑप्शन को उन्होंने नहीं सुना था। ठीक है, वहीं पे इलाज होती थी उनकी, और हॉस्पिटल में नहीं गए थे। उनका अंतिमता वहीं पे निधन हो गया था। जब कस्तूरबा गांधी का निधन होता तो गांधी जी उनका हाथ पकड़े हुए रहते हैं, और रात भर उनके पास में होता है, अकेले होते हैं, और सुबह उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, उनको वहीं पे मतलब अंतिम संस्कार किया गया। 9 अगस्त की सुबह सभी महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी को गिरफ्तार के पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था, जिसमें से प्रमुख नेता की बात की नेहरू साहब थे। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान बिहार के राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में रखा गया।
तो गलत है, बांकीपुर में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, जो कि पटना में पड़ता है। ठीक है, तो सही कौन सा है? 1, 2, 3 सही है। राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था, न कि मुजफ्फरपुर में। ठीक है, सी सही है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिला अधिकारी आर्चर ने सदाकत आश्रम से गिरफ्तार करके, कहां से गिरफ्तार किया? सदाकत आश्रम से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। सदाकत आश्रम राजेंद्र बाबू को बड़ा प्यारा था। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति के पद से वो होते हैं, छोड़ते, तो मुख्यतः वो सदाकत आश्रम में अपना अंतिम समय बिताते हैं। ठीक है, तो बड़ा इनका प्यारा था राजेंद्र बाबू को, तो सदाकत आश्रम के समय ही थे। उनको गिरफ्तार करके जिलाधिकारी आर्चर जो था, जिसमें पटना का जिलाधिकारी था, उनको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके कहां पे रखते हैं? तो बांकीपुर सेंट्रल जेल में। ठीक है, 1945 में वहां से छूटे। 1934 में बिहार में, ठीक है, भयानक भूकंप आया और राजेंद्र बाबू ने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बिहार केंद्रीय राहत समिति की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी राजेंद्र बाबू को ही बनाया गया। गांधी जी जो 1934 के भूकंप में जब बिहार का जब दौरा करते हैं, तो वहां पर उन्होंने राहत कोष एक स्थापित की थी, जहां पे बिहार के लोगों की मदद करना था। 1934 में जो भूकंप आया था, अभी तक ऐसा भूकंप नहीं था। उस समय सेल्फी वगैरह तो होता नहीं था, तो गांधी जी से सभी लोग ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, तो गांधी जी ने बोला था जिसको जिसको भी ऑटोग्राफ लेना है उसको 5 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो गांधी जी के ये बात पे गांधी जी पैसा मांग रहे हैं, सभी लोग काफी हैरान हुए, लेकिन फिर भी मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए एकदम भीड़ जो थी उमड़ पड़ी। ठीक है, और गांधी जी ने सबसे 5-5 रुपया लिया। ठीक है, जब पैसे जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, तो वहां पे जो राहत कोष जो बनाई गई थी, उस फंड में उन्होंने, गांधी जी ने सारा पैसा मतलब क्या किया था? दान में दे दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र बाबू को 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, तो ये भी आपका क्या है? ध्यान सही है। 1934 का जो त्रिपुरी संकट जो था, पट्टाभी सीतारामैया जो कि गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, पराजित होते हैं और साथ में आप देखोगे तो उनके बाद ऑप्शन दिया जाता है 2 व्यक्ति को अध्यक्ष बनने के लिए। एक व्यक्ति अबुल कलाम आजाद है, दूसरा व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर इनकार करते थे, मैं 36 में भी हाल फिलहाल में ही लखनऊ सेशन किया था, इसलिए नहीं बनते हैं। और अबुल कलाम आजाद साहब इस बात को लेकर दे देते कि वो कलकत्ता से आते थे, कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस भी आते थे, काफी लोकप्रिय थे, तो दोनों में मतभेद हो सकता है, इसीलिए अबुल कलाम आजाद साहब कहते हैं ना भाई मैं तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन कौन बने? तो राजेंद्र बाबू को ऑप्शन दिया जाता है, वो स्वीकारते हैं। त्रिपुरी संकट की बात करेंगे तो आपको जबलपुर में एक जगह है त्रिपुरी, वहां से एक वंश भी थी, कलचुरी वंश की शुरुआत, उसकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है, कलचुरी वंश की। ठीक है, जबलपुर के पास में पड़ता है और नर्मदा नदी के जबलपुर में, वहीं पे मतलब ये हुआ था। हमेशा जो ये चुना जाता था ना सेशन वगैरह कांग्रेस का, तो किसी नदी वगैरह के आसपास ही चुना जाता था। ठीक है, ज्यादातर आप सेशन देखिएगा तो कहीं ना कहीं से कोई नदी के आसपास मतलब हुआ है। ठीक है, क्यों ना क्यों, क्या रीजन था नहीं पता, लेकिन नदी के आसपास ही चुना जाता था। राजेंद्र प्रसाद ने 1946 में इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। ठीक है, एक और भी पुस्तक है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, चंपारण में बापू के कदम, ये सबके सब पुस्तक इनके हैं, तो राजेंद्र बाबू के हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित विभिन्न घटनाओं को क्रम में समझाएं। सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव होता है, फिर मतलब क्या होगा, ये ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक होगी, फिर ऑपरेशन 0 आवर होगा, फिर गांधी जी की क्या होगी? तो रिहाई होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्धा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, फिर महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में पड़ेगा सर। महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत अच्छे। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को होती है। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को बैठक होती है। और यहाँ पे मतलब ध्यान में रखेंगे, झंडा जो होता है किसके द्वारा फहराया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है, झंडा कौन? नेहरू जी। नहीं, क्या नाम था महिला का जिनको माथा वगैरह आप लोग क्या कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में? क्या नाम था? बीका जी का माँ। बीका? अरे बीका जी यहाँ पे क्या है, एक और थी ना, हम था उनका अरुणा आसफ अली। हाँ, प्रेम विवाह हुआ था उनका। ठीक है, अरुणा अली नाम था उनका, आसफ अली जी से विवाह होने की वजह से अरुणा आसफ अली नाम पड़ गया था। ठीक है, ध्यान रखता है। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था। नारा जो दिए थे गांधी जी ने, ठीक है, भारत छोड़ो, नारा को किसके द्वारा लिखा गया था? यूसुफ अली। मेहर अली। हाँ, ठीक है। गांधी जी की रिहाई की 6 मई 1944 को होती है तामलुक में। ठीक है, तामलुक में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 1942 में थी। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित युग्मों पे फिर से आपको विचार करना है। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कैबिनेट मिशन पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को ख में रखता है।
अब्दुल रशीद आजाद हिंद फौज के कैप्टन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो क्या पूछ रहा है इसमें? तो सारे के सारे सही सुमेलित है ना, तो सारे के सारे सही सुमेलित है। मतलब देखिए इसको प्रश्न पूछने का तरीका है उपयुक्त में से, युग्म में जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही सुमेलित है, मतलब सारे के सारे। मतलब ऐसा नहीं पूछना चाहिए, इसमें पूछना चाहिए नहीं है तब डी ऑप्शन होता है। मतलब अजीब टाइप से पूछ दिया है। तो समूह ख, ठीक है, जो कि कैबिनेट मिशन में, उसमें पंजाब को रखा गया था, NWF को रखा गया था और साथ में सिंध को रखा गया था। अब्दुल रशीद की बात करेंगे, आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, 3 समूह में विभाजित किया गया था, क, ख और ग। ठीक है, आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद ने 7 वर्ष का कारावास दिया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों के अनुपस्थिति में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया था। हालांकि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष को कब चुना जाता है? 2 दिन के बाद। ठीक है, मतलब कितने तारीख को? 11 दिसंबर को। 11 ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पास में निम्नलिखित किसने वकालत की थी? तो देखिए, एक वकीलों की पूरी एक टोली थी। ठीक है, हालांकि उसमें सफरू साहब थे, लेकिन एक टोली थी। टोली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? टीवी सप्रू, भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई। ठीक है, एक टोली जो था भोला भाई देसाई उसके नेतृत्व कर रहे थे। उसमें सुफरू साहब थे, उसमें नेहरू साहब थे। ठीक है, सबके सब थे। ठीक है, और मुख्यतः देखेंगे यहाँ पे किन किन लोगों पे मतलब मुकदमा चलाया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पे थे, काटजू भी थे, भोला भाई देसाई भी थे, सफरू साहब भी थे। ठीक है, कर्नल ढिल्लो, ठीक है, जो कि सिख थे। प्रेम सहगल का भी प्रेम विवाह ही हुआ था, मतलब उसमें। ठीक है, उनकी पत्नी की बात करेंगे तो ये जब क्या नाम है, आजाद साहब के खिलाफ, ठीक है, क्या नाम है, 2007 में जो राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ी थी राष्ट्रपति का। ठीक है, जो कि मतलब झांसी ब्रिगेड को नेतृत्व कर रही थी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका, बोल रहा मैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल और प्रेम सहगल दोनों पति पत्नी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सिख थे, ये हिंदू थे, एवं शाहनवाज की बात के मुस्लिम थे। तो तीनों को इन लोगों ने देख किस प्रकार से सुना था तीनों पे। कर्नल ढिल्लो सिख थे, प्रेम सहगल हिंदू थे, शाहनवाज हुसैन की बात करेंगे तो ये मतलब क्या है, शाहनवाज साहब की बात करेंगे, ये मुसलमान थे। ठीक है, विरोध के कारण वायसराय को इनकी फांसी की सजा मतलब क्या करनी पड़ी थी? माफ करनी पड़ी थी, क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स का विद्रोह जो था उस समय हो चुका था। ठीक है, और सभी लोग, देश के लोग जब इनके बारे में, इनके योगदान के बारे में समझा तो सबके सब ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। इसलिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, उनको रोकना पड़ा था। ये कब चली थी, मतलब कब चली थी? 1945 में मुकदमा चली थी या फिर 1946 में? 45 में सर, लाल किले पे। 1945 में। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, नहीं 45 में। ठीक है, तो भोला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सुखरू थे, और बात करेंगे तो यहाँ पे और कौन थे? तो काटजू साहब थे। काटजू साहब देश के आगे चल के गृह मंत्री बनते हैं। ठीक है, हाँ, एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के समन्वय सही नहीं है? तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति से हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा रहता तो मुस्लिम लीग विरोध नहीं करते। ये सब भी रीजन था। बाकी सबके सब कोई भी सुबह भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, इसलिए कांग्रेस तैयार नहीं। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान का मान्य होगा। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को लेकर कांग्रेस भी तैयार नहीं होती है। ठीक है, हाँ, युद्ध के दौरान रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। गांधी जी ने किस मिशन को अस्वीकार करते हुए पोस्टेटेड चेक कहा था? 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस के समय में निम्न कथनों पर विचार करना। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1997 को ओडिशा के कटक में हुआ था। ये तो ठीक है। 1919 में उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी है तो लंदन चले गए थे, और 1921 में आई थिंक सिविल सेवा के परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए थे। ठीक है, हालांकि कुछ समय के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। 1921 होना चाहिए। ठीक है, 1938 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया था। कांग्रेस के भीतर था, अलग से नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या ये तो गलत है ना? त्रिपुरी की जगह पे क्या होगा फर्स्ट टाइम? क्या होगा? हरिपुरा। ठीक है, ये गलत हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस की बात 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार कहाँ पे किया था? तो उन्होंने हरिपुरा में किया था, न कि त्रिपुरी में। त्रिपुरी में तो जीते तो गए थे, लेकिन मतभेद होने की वजह से। कि किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? CWC में। ठीक है, देखिए कांग्रेस का जब भी मीटिंग वगैरह होता था ना, अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष चुने जाते थे। जब अध्यक्ष चुना जाता था ना,
तो हर साल एक CWC बनती थी, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अध्यक्ष के समर्थित लोग अगर हो तो अध्यक्ष को निर्णय लेने में क्या होती, सहूलियत होती थी। इसलिए कोशिश किया जाता था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो अध्यक्ष होता था उनके समर्थन के लोग हो। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब बात करने की जब बात हुई ना, तो कौन लोग रहेंगे, तो इस बात को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में क्या होगा, मतभेद हो गया। उनके बाद गांधी जी ने एक बात बोला, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके बाद 1939 में ही कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देखिए कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक थी, कांग्रेस के अंदर ही मतलब क्या थी, कौन सी पार्टी बनी थी 1922 में, स्वराज पार्टी। सब बाहर नहीं बनी थी, कांग्रेस के अंदर ही मतलब क्या था, मतलब कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधारा के लोग रखते थे, उनका एक पैरेलल पार्टी भी कांग्रेस के अंदर चलता था। स्वामी विवेकानंद उनके आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि चितरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। चितरंजन दास किनके राजनीतिक गुरु थे, तो बोस साहब का, और उनका आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे तो विवेकानंद साहब थे। ठीक है, आप देखिए निम्नलिखित कथनों को क्रम में सजा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर गांधी जी को संबोधन करना। ठीक है, और जब गांधी जी को जब सुभाष चंद्र बोस जी जब गांधी जी को रेडियो पे जब संबोधन करते थे, उनका सबसे पॉपुलर वाक्य था आमी सुभाष बोले छू। ठीक है, अभी भी इनका जो है ये आपको इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब वो बोलना शुरू करते थे तो सबसे पहले बोलते थे आमी सुभाष बोले छू, मतलब मैं सुभाष बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बर्लिन से जब इन्होंने रेडियो पे संबोधित किया था, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता या फिर गांधी जी को, ठीक है, कहा था, राष्ट्रपिता कहा था बर्लिन से। आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में भारतीय एवं जापानी अधिकारियों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि जापानी सैनिक जो थे बहुत तेज थे। ठीक है, ढाल की तरह प्रयोग करना चाहते थे। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे मतलब सामने की जो सेना की जो लड़ाई होती है ना, तो देखिए कुछ सैनिक जो होता है सबसे फ्रंट पे लड़ते हैं। ठीक है, तो जापानी चाहता था क्या, भारत का एज ए मतलब पॉलिटिकल तौर पे भी यूज करे, मतलब साम्राज्यवादी ब्रिटेन के खिलाफ, मतलब भारतीय सैनिक जो है हमारे साथ है, तो उसको पॉलिटिकलाइज भी करना शुरू किया। दूसरा, जब वो ग्राउंड में जब भारतीय सैनिक जो जापानी सैनिक के साथ जब लड़ती थी ब्रिटेन के खिलाफ, तो इनको आगे ढाल के तौर पर प्रयोग करते थे ताकि भारतीय सैनिक मारे जाए, जापानी सैनिक का किसी भी प्रकार का मतलब क्या हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, इस वजह से भी मतभेद था। तो बताने क्रम में इसको सजाना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले तीन नंबर में क्या है, तो 3 नंबर में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया और सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1942 को किया गया। उसके बाद क्या आएगा, तो 4 नंबर, आजाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में भारतीय एवं जापानी के बीच में मतभेद हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो था, इसके बाद 1 नंबर लिया, आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना होती है। आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ पे होती थी, क्या बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सिंगापुर में, हाँ बिल्कुल सिंगापुर में होती है इसकी स्थापना। और अंतिम की बात करेंगे तो 2 नंबर है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो पर गांधी जी को संबोधन किया गया। ठीक है, और इस संबोधन गांधी जी के द्वारा बर्लिन से किया जाता है। कहाँ से? बर्लिन से किया जाता है 1944 में। आजाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना क्या नागालैंड से किए थे कि बर्लिन राष्ट्रपिता नागालैंड में नहीं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से, ठीक है, नागालैंड से इन्होंने बोला था भाई साहब दिल्ली चलो, हम दिल्ली में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था सबसे पहले यहाँ से, ठीक है, मणिपुर नागालैंड के आसपास से कहा था सब दिल्ली पर, दिल्ली चलो का नारा वहां से दिया था। लेकिन बर्लिन से ही मतलब, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी। गांधी जी को कहना, राष्ट्रपिता गांधी जी को बर्लिन से कहा था, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, आजाद हिंद फौज कैसा, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ पे था? म्यांमार में था, रंगून में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रंगून में इसका मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज का एक ब्रिगेड नहीं था? देखिए लाख मतभेद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब ब्रिगेड बनाने की शुरू किया तो एक का ब्रिगेड का नाम था जवाहर ब्रिगेड, एक था रानी झांसी ब्रिगेड, एक था सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, एक जो था गांधी ब्रिगेड। क्या नाम था उसका? एक गांधी ब्रिगेड भी था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ब्रिगेड कोई नहीं था। ठीक है, क्या बता रहे थे? कैप्टन मोहन वाला नहीं है। हाँ, ठीक है, गांधी ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड थे, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड भी था। ठीक है, और रानी झांसी ब्रिगेड भी था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया। CR फार्मूले का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलाना। 1944 में गांधी जी डेट टाइम की बात करेंगे, आगा खान पैलेस में होते, सुभाष चंद्र बोस जी जाके मिलते हैं और कहते हैं देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में अंतिम गतिरोध को दूर करने का कोशिश में लेकर आया हूँ। और CR फार्मूला में बात करेंगे तो थोड़ा सा भारत विभाजन की बात पहले ही रख दी गई थी। हालांकि गांधी जी के पास जब ये प्रस्ताव लेकर गया राजगोपालचारी साहब, तो उन्होंने, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जब बात करो, लेकिन बात नहीं बन पाती है CR फार्मूला। तो ये आखिरी कोशिश थी
कांग्रेस के तौर पे, ताकि मतलब क्या किया जाए, दोनों के बीच में मतभेद को सुलझाया जाए। CR साहब, ठीक है, राजगोपालचारी साहब की बात करेंगे तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से 1944 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौते की योजना प्रस्तुत किया, जिसे CR फार्मूला के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। इस फार्मूले को जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि ये फार्मूला मुख्यतः मुस्लिम लीग को फेवराइज करती थी, ठीक है। अगर ये फार्मूला अगर स्वीकार भी होता तो देश को मतलब एक तरीके से बांटने की ही बात थी इसमें, ठीक है। जून 1945 में तत्कालीन भारतीय वायसराय बेबल के द्वारा भारत में गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक जो योजना प्रस्तुत किया गया, उसे निम्नलिखित में से एक बात की। ये बेबल के द्वारा योजना जो थी, ये कहाँ पे थी, किस शहर में प्रस्तुत किया गया था? एक मीटिंग बुलाई गई थी कांग्रेस और मतलब मुस्लिम लीग की, कहाँ पे थी ये? शिमला समझौता, ठीक है, इसको शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस शिमला समझौता थी जहाँ पे, और शिमला समझौता में बात करोगे तो कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग के नेता मिले, तो कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, मतलब वहां पे अध्यक्ष कौन थे शिमला समझौता? अबुल कलाम आजाद। अबुल हाँ, ठीक कलाम है, अबुल आजाद। कलाम। सबसे बड़ा मतभेद का कारण नहीं बनता है, तो कांग्रेस के द्वारा अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष कैसे बना दिया गया, बिकॉज अबुल कलाम आजाद जो थे एक मुसलमान थे और मुस्लिम लीग मुसलमानों की अपनी बकौती समझती थी, ठीक है। तो इस बात पर भी मतभेद हो जाता है। और एक लेट अबुल कलाम आजाद थे, जिन्ना से बिल्कुल नहीं बनता था, ठीक है। मतलब जिन्ना अबुल कलाम आजाद साहब को लिखते थे, इससे कांग्रेस तुमको ढाल की तरह प्रयोग कर रही है, ठीक है, तुमको अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है ताकि कांग्रेस मतलब तुम्हारा प्रयोग कर सके। और कांग्रेस जो है सो आपका इस प्रकार से प्रयोग कर रही है, न तो आप मुसलमानों के नेता बन के रहेंगे न आपको हिंदू स्वीकार करेंगे, ठीक है। मतलब हमेशा इनको भड़काते रहते थे। लेकिन अबुल कलाम आजाद साहब, ठीक है, हिंदू मुसलमान के बहुत बड़े समर्थक थे और आखिरी दौर तक भी रहे और देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए जाते। हालांकि इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म की बात अरब में हुआ था, ठीक है। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या स्वनिधियों से आधी होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये नहीं है। बाकी वायसराय की कार्यकारी परिषद में पुनर्गठित किया जाएगा तथा सभी दलों का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय का अधीन होगा, मतलब डिफेंस केवल वायसराय का अधीन होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे तो भारतीयों को दे दिए जाएंगे। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, मतलब वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि क्रिप्स में क्या रखा गया था, क्रिप्स में बोला गया था भाई साहब गवर्नर वायसराय जो होगा वीटो का यूज कर सकता है, लेकिन निषेधाधिकार का प्रयोग गवर्नर जनरल बिना कारण नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे थे। और क्या गांधी जी ने शिमला समझौता में पार्टिसिपेट किया था? नहीं किया था। हाँ, बट गांधी जी डेट टाइम शिमला में थे, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, ठीक है। शिमला गए लेकिन उन्होंने मीटिंग में नहीं गया, ठीक है। ऑप्शन लेंगे 56 नंबर क्वेश्चन देखें। 25 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड बेबल के द्वारा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर में रिपीट कर दिया था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा एक शर्त की गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वो स्वयं करेगी, ठीक है। मुस्लिम लीग की यही अड़ियल रवैया 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चलने वाले शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण थी। कांग्रेस जिन्ना के विचार से बिल्कुल भी मतलब क्या थी, सहमत नहीं थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1945-46 में हुए केंद्रीय एवं प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय देखिए, पहली तो चुनाव 1937 में हुई थी और एक चुनाव जो थी 1946 में चुनाव होती है 45-46 में। या 45-46 में चुनाव जो होती है, इसी चुनाव के आधार पर संविधान सभा के सदस्य भी चुन कर आते हैं, ठीक है। तो 1945-1946 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि संविधान सभा के संदर्भ में नेहरू जी का स्टेटमेंट था तो भारत का संविधान सभा भारतीयों के द्वारा होगा और साथ में वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लेकिन 1945-46 में ऑलरेडी चुनाव हो चुका था और जब संविधान सभा का जब बैठक जो हुआ 46 में हुआ तो फिर से वयस्क मताधिकार चुनाव को करवाने के पक्ष में ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं थी, इसीलिए प्रांतीय विधानसभाओं से ही मतलब कांग्रेस संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, ठीक है। हालांकि अच्छा भी था क्योंकि ऑलरेडी प्रांतीय विधानसभा में जो सदस्य जो चुनकर आए थे उनमें से भारत के लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया था। हालांकि उस समय सीमित मताधिकार था, 11-12% लोगों ने ही मत का मतलब प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा ये था से एक बार तो ये जनता के द्वारा चुन के प्रांतीय विधानसभा में पहुंचे और दूसरी बार मतलब फिर से मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उनके चुनकर भेजा गया, तो डबल फिल्टर हो गए ना। तो इसलिए कहा जाता है संविधान सभा में लोग जो थे सबसे वरिष्ठ, सबसे बेहतर, सबसे सुयोग्य लोग थे। और कहा जाता है उसमें भारत के 2 व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, नेहरू और जिन्ना को छोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस में सबसे जो चर्चित चेहरे जो थे संविधान सभा में सबके सब मौजूद थे।
केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनावों में कुल जनसंख्या का केवल 1% भाग ही मताधिकार का प्रयोग किया। प्रांतीय चुनावों में कुल जनसंख्या का केवल 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 10% से थोड़ा ज्यादा था। केंद्रीय व्यवस्थापिका हेतु चुनावों में कांग्रेस ने 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त किए। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बंगाल को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में बहुमत हासिल किया। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब लोकसभा, अभी क्या समझ लीजिए वहां पे 1% मताधिकार ही मतलब योग्य पाया गया। ठीक है, प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या के 10% लिखा रहता, लेकिन मैं कई जगह पे 11-12% भी देखा हूं। तो इतने लोगों ने मत का प्रयोग किया, मात्र ओनली। ठीक है, इसीलिए जब संविधान सभा की जब निंदा की जाती है तो इस बात पे भी निंदा किया जाता है। तो भाई आपने तो पहले वैश्य मताधिकार की बात की थी, लेकिन संविधान सभा के सदस्य जो थे वैश्य मताधिकार का प्रयोग के माध्यम से नहीं चुने गए थे, इसलिए संविधान सभा का सदस्य भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ठीक है, ये तो उनका आलोचना हो गया। उस आलोचना को आप काउंटर कैसे करोगे? जब मेंस का जब क्वेश्चन लिखोगे तो उसके काउंटर करने के लिए तथ्य होता है। चलो ठीक है, 10% लोग ही संविधान सभा में मत का प्रयोग किया, लेकिन फिर ये 10% लोग के द्वारा जो लोग जो चुनकर गए थे वो फिर प्रांत के विधानसभा में चुनाव होता है और वहां से मतलब लोगों को चुनकर भेजा गया। ठीक है, ये एक पहला काउंटर हो गया। दूसरा काउंटर ये होता है, जब आगे चल के जब चुनाव, जब देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है 1951 में, तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें से 98-99% लोग जो थे दोबारा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं। मतलब कहीं न कहीं से जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, तब तक दूसरी बार भी वो चुनाव जीत गए। तो इस आधार पर उसका काउंटर भी किया जाता है। हालांकि सीमित मताधिकार था 1946 में। केंद्रीय व्यवस्थापिका हेतु चुनावों में कांग्रेस ने 91% गैर मुस्लिम मत जो थे प्राप्त किया। ठीक है, तो ये भी सही है। अब प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बंगाल को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में बहुमत हासिल किया था। तो ये 1946 में नहीं था, 1937 का चीज ये दे दिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने पंजाब, सिंध और बंगाल को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी प्रांतों में मतलब इन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया था। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जो थी गठित की गई थी। मुस्लिम लीग ने सिंध व बंगाल में मंत्रिमंडल बना ली। सर ये जो 11 में से 8 प्रांतों का दिया, तो एनसीईआरटी में कहीं कहीं 7 प्रांत दिया और विपिन चंद्रा में भी 7 दिया है, और एनसीईआरटी की बुक में ही कहीं 8 दिया हुआ है। तो उसको सही कौन सा मानेंगे? ये बहुत डाउट करता है। देखिए हाँ, ये डाउट तो करता है। यहाँ पे 1937 वाले में भी डाउट करता है, क्योंकि 5-6 सब दिया रहता उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 11 में से कांग्रेस की जो सरकार जो बनी थी, ठीक है, 8 प्रांतों में बाद में एक जगह पे गठबंधन में एनडब्ल्यूएफ में आई थी। ठीक है, एनडब्ल्यूएफ में इन्होंने गठबंधन के साथ सरकार बना ली, इसलिए इसके 8 आंसर लेता है। ठीक है, पर इनको पूर्ण बहुमत तो नहीं मिली थी, लेकिन वहां पे उन्होंने गठबंधन के सरकार बाद में ली। 7 में इन्होंने शुरू में सरकार बनाई थी, 1 में इन्होंने बाद में सरकार बनाई थी। ठीक है, और लिखा भी होगा। पंजाब में मुस्लिम लीग ने खिज्जर हयात खान के नेतृत्व में, ठीक है, मिला जुला, ठीक है, मंत्रिमंडल का निर्माण किया था ये हयात खान। ठीक है, खिज्जर हयात खान। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे था HMIS, ठीक है, तलवार, कि रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग किन के विरोध में हड़ताल पर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था, भोजन उनको अच्छा नहीं दिया जाता था, और साथ में क्या था, तो INA का परीक्षण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी के नेतृत्व में मतलब क्या था, एक नेता थे, नेता का नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, जहाज वो लिख देते अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उनके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको मार्शल कोर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हो जाता है। और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कहाँ पे हुआ था, किस शहर में हुआ था, किस शहर में हुआ था? बम्बई में। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंबई में। ठीक है, बॉम्बे में विद्रोह हुआ था। एक विद्रोह जो होता है एयरफोर्स का भी विद्रोह होता है। एयरफोर्स का विद्रोह कहाँ पे होता है, ठीक है, लाहौर में होता है। कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने, वो BC दत्त थे क्या? BC दत्त थे या MS खान थे? दोनों में से कोई कंफ्यूज कर रहा है। MS खान साहब होंगे। ठीक है, MS खान होंगे। ठीक है, MS खान होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक लाहौर में विद्रोह होता है जो कि एयरफोर्स के था, और एक नेवी का विद्रोह हो जाता है जो कि HMIS तलवार जो था। ध्यान रखेंगे, ये विद्रोह कहाँ पे होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे, तो बॉम्बे में होता है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए 2 नेता मतलब आते हैं। ठीक है, एक का जिन्ना था, मुसलमान भी इसमें शामिल थे, तो जिन्ना के कहने पे मुसलमान विद्रोह छोड़ देते हैं। दूसरे नेता जो जवाहरलाल नेहरू बोला, क्या नाम है, पटेल साहब। ठीक है, तो दोनों का नेतृत्व इंपॉर्टेंट है। नेवल रेटिंग्स द्वारा विद्रोह 18 फरवरी 1946 को
HMIS तलवार के लगभग 1100 रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स ने विद्रोह हड़ताल पर चले गए। नस्लीय भेदभाव था, भारतीय और श्वेत सैनिकों के समान वेतन की मांग थी, अस्वादिष्ट भोजन दिया जाता था, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो HMIS तलवार पे क्या लिख दिया, भारत छोड़ो, जो बात मैंने ऊपर में की थी, और उसके बाद मतलब क्या होता है, दीवार पे लिख दिया था। ठीक है, जो जहाज जो था ना उसकी दीवार पे अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था। INA का परीक्षण भी था, इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों का उपयोग और उनकी वापसी की मांग। ठीक है, इन सब बात को लेकर क्या होता है, विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पे सही क्रम क्या है। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव 1942, INS परीक्षण की बात करेंगे 1946, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942, रॉयल इंडियन नेवल INA परीक्षण ये गलत है। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी की बात की, ये आपका 1946 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मिला लीजिए अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव के क्रिप्स था यहाँ पे, अच्छा अगस्त प्रस्ताव था 1940 हो जाएगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की बात करें 1940, क्रिप्स प्रस्ताव की बात करेंगे 1946 है, सॉरी 1942 है, और कैबिनेट मिशन की बात करेंगे वो आपका 46 है। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे 1940, भारत छोड़ो 1942, INA का परीक्षण 1945 में चला गया था। INA परीक्षण 1945 में कहाँ पे, रेड फोर्ट में, कहाँ पे, रेड फोर्ट में। ठीक है, और INA का विद्रोह की बात करेंगे तो आर रेटिंग्स विद्रोह के नाम से जानते हैं, 1946 में हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो INA का परीक्षण जो रेड फोर्ट में लाल किला पे मुकदमा चला था उसमें था, हालांकि सारे को छोड़ दिया गया था। जब शिमला समझौता हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, तो गलत है ना, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, कौन था, बेबल थे शिमला में, कौन थे, बेबल थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी के, ठीक है, भारतीय नाविक सरकार के खिलाफ मतलब उठ खड़ा हुआ, तो रोड है। शायद मैंने पिछले वाले में लाहौर बता दिया था, इसको सुधार लीजिए, कराची होना चाहिए। ठीक है, पहले लाहौर में विद्रोह हुआ था, हालांकि पाकिस्तान में लाहौर में भी हुआ था, लेकिन सेंटर आई थिंक कराची था। ठीक है, लेकिन उसका एक असर लाहौर में भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, नेवल तो लाहौर में होगा ही नहीं, क्योंकि लाहौर की सीमा आई थिंक समुद्र से लगती नहीं है। ठीक है, कराची पाकिस्तान का सबसे प्रमुख पोर्ट है, अभी भी है, दैट टाइम भी था, तो कराची में ही नेवल वाला विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसको सुधार दीजिएगा। हालांकि विद्रोह का सेंटर जो था लाहौर भी था, नेवल का था कि एयरफोर्स का था, वो जरा हमको देखना पड़ेगा, लेकिन कराची नेवल वाला था। ठीक है, नेवी वाला सर, वायसराय, नेवी वाला में सर जो है ना, BC दत्ता जो होंगे ना सर, इन्होंने लिखा हुआ था दीवारों पे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हाँ एमएस बीसी खान जो थे वो उसको लीड कर वो रहे थे, एयरफोर्स में रोल थे, नेवी। एयरफोर्स में थे क्या, वो नेवी को आई थिंक लीड कर रहे थे। ये बिहार दरोगा के मेंस में एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि किसने जो इसके MS खान दीवारों पे किसमें लिखा। था, MS खान, ये मैं सर ये इसमें ही था, और रॉयल इंडियन नेवी को आई थिंक लीड करने वाले लीडर्स में राइट आंसर माना था हाँ, बिहार लेकिन लिखा था दरोगा बीसी के। दत्ता ने, वही कह रहे हैं ना, मतलब MS खान हाँ लीड कर लिखा रहे थे, BC लीडर दत्ता थे। ने जी। और MS खान की बात करेंगे तो इनसे भी मिले थे। ठीक है, पटेल साहब से भी मिले थे। ठीक है, और पटेल साहब ने उनको बोला था साहब गलत कर रहे हो आप, मतलब छोड़ दो, समर्पण करो, हाँ, तो इसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो बाद में सरदार MS खान ने पटेल बोला था और देखिए हम ये, समर्पण तो करेंगे। जी जी, जिन्ना दोनों सरदार से पटेल मिले और थे। ठीक जिन्ना है, ने वार्ता किया था ना, हाँ दोनों सरदार वार्ता पटेल और की थी, जिन्ना ने दोनों ने वार्ता बोला किया था था नेवी। समर्पण करने के लिए। तो बाद में कुछ शर्त था, हम समर्पण करेंगे लेकिन हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब हम समर्पण करेंगे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट शायद इसके लिए तैयार हो गई थी, तो दोनों से उन्होंने MS खान वार्ता की, तो लीडर तो MS खान ही थे, और दीवार पे आई थिंक बीसी दत्ता ने लिखा था, जो आप बता रहे हो सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अब यहाँ पे देखेंगे रॉयल भारतीय नौसेना का विद्रोह तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी में भारतीय नाविक सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एबी अलेक्जेंडर किसको नेतृत्व कर रहे थे, एबी क्लेमेंट इटली की बात करेंगे तो क्या थे, क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्रिप्स की बात करें, क्या थे क्रिप्स, क्रिप्स क्या था बताइए। आपका ये जो था अलेक्जेंडर की बात करेंगे, आई थिंक नौसेना मंत्री था ये। ठीक है, पैथिक लॉरेंस शायद भारत सचिव था, मैं लगा रहा हूँ वैसे, मुझे ध्यान में नहीं। स्टेट क्रिप्स कोर्स के साथ व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 1946 में जब कैबिनेट मिशन जब आती है तो उस समय इटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस की बात करेंगे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, भारत सचिव सही लगाया है। ठीक है, और स्टेट फॉरेस्ट की बात करेंगे तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्रिप्स की बात करेंगे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, सही लगाया हूँ। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर की बात करेंगे तो नौसेना के मंत्री थे, सही लगाया हूँ। ठीक है, और लॉरेंस की बात करेंगे तो भारत सचिव थे डेट टाइम, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सही लगा हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एबी अलेक्जेंडर के पास कौन थे, तो नौसेना मंत्री थे।
पैट्रिक लॉरेंस जो थे भारत सचिव थे। इटली की बात करेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्टेटफोर्ड किस की बात करेंगे, वो केंद्र व्यापार बोर्ड के मतलब क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं किया गया था? प्रांतीय विधान मंडलों को 3 समूहों में विभाजित, पूर्ण पाकिस्तान की गठन की मांग स्वीकार की गई थी, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय केंद्रीय, प्रांतीय एवं समूहों का विभाजन। ठीक है, देखिए पूर्ण पाकिस्तान की गठन के मांग तो अभी भी नहीं था, कैबिनेट मिशन भी नहीं चाहते इसलिए भारत विभाजन हो। ठीक है, कैबिनेट मिशन में भारत विभाजन की रूपरेखा नहीं रखी गई थी। भारत विभाजन की रूपरेखा किसमें रखी जाती है, तो माउंटबेटन प्लान में रखा जाता है, या फिर 3 जून प्लान कहते हैं, उसमें भारत विभाजन की थी। ठीक है, पूर्ण पाकिस्तान की गठन का मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान सभा का निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही किया जाएगा। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। ठीक है, एकीकृत संघ रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है, ये सारी चीज थी। पाकिस्तान की मांग इसमें भी नहीं थी। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में निम्न में से कौन से प्रावधान शामिल नहीं थे? भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना, जिसमें प्रांत तथा भारतीय रजवाड़े दोनों शामिल होंगे। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 6 मुस्लिम बहुल राज्यों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नहीं थे तो ये पाकिस्तान का सृजन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कैबिनेट मिशन पाकिस्तान के सृजन की बात नहीं करता, इसलिए मुस्लिम लीग जो था क्या करती है, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग क्या करती है, कैबिनेट मिशन का अस्वीकार कर देती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना होगा, जिसमें प्रांत होगा तथा भारतीय राजवाड़े दोनों सम्मिलित होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के गठन से संबंधित प्रावधान कैबिनेट मिशन के तहत करने का प्रावधान किया गया। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली 3 सदस्यीय वार्ता मंडल, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस सचिव थे, स्टेटफोर्ड क्रिस्प भी थे, एबी अलेक्जेंडर को शामिल किया गया। इस वार्ता मंडल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को शांतिपूर्ण सत्ता को मतलब क्या, ट्रांसफर करना। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को पहले तो स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में उन्हें स्वीकृति वापस ले ली। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के मांग को देखते हुए बाद में उन्होंने मतलब क्या किया, तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, पहले तो स्वीकार किया, बाद में जो थे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो आपका ये भी ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात है। वायसराय द्वारा उठाए गए कदम का अनुचित बताते हुए लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, मनाया। ठीक है, जब डायरेक्ट एक्शन डे जब मनाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आप देखोगे 2 जगह पे गजब का दंगा शुरू हो जाता है। एक कलकत्ता में दंगा शुरू हो जाता है, एक दंगा शुरू होता है कहाँ पे, नोआखली में। ठीक है, दोनों उस समय बंगाल का हिस्सा थे, यहाँ पे खूब दंगा शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि नोआखली में दंगा जो था अपने चरम पे थे, तो इस दंगा को दबाने के लिए यहाँ पे कौन जाते हैं, तो क्या बताएंगे, महात्मा गांधी जाते हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी वहां पे फिर से मतलब क्या होता है, हड़ताल पे जाके मतलब बैठ जाते हैं। और जब महात्मा गांधी की जब स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो जाती है, तो महात्मा गांधी की स्थिति को देखते हुए दंगाई जो थे हथियार डाल देते हैं। तो इसी को देखते हुए, ठीक है, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी और क्या कहा था महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए, 1 मैन आर्मी कहता है। 1 मैन आर्मी कहा था। ठीक है, क्योंकि मतलब वो मतलब देश में शांति स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, और देश में उस समय आर्मी बहुत कम था, जो काम आर्मी नहीं कर पाई वो गांधी जी ने करके दिखाया। ठीक है, इसलिए 1 मैन आर्मी कह के संबोधित किया था। वहां पे जो एक सभा गई थी मिलने, उस सभा में कौन कौन थे, अबुल कलाम आजाद साहब थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, नेहरू जी थे और पटेल साहब थे। ठीक है, 4 लोग मुख्य रूप से गए थे। ठीक है, और वहां पे इनकी निजी एक नर्स भी हुआ करती थी, उसका नाम क्या था, महादेव देसाई की बहन वगैरह थी। ठीक है, नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनकी निजी सचिव की बहन थी उस समय। ठीक है, वो उनकी निजी नर्स हुआ करती था। उन्होंने जिस व्यक्ति के घर में रहा तो एक मुसलमान का घर था। ठीक है, उन्होंने एक मुसलमान को घर को प्रतीकात्मक तौर पे चुना था, मैं एक मुसलमान के यहाँ रहकर भी मैं सुरक्षित हूँ और तुम किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हो। तो ये नोआखली की घटना है। ठीक है, अभी नोआखली आई थिंक भारत का हिस्सा में नहीं आता है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय तत्काल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिसमें कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो भाई साहब चुनाव ही नहीं हुआ था ना 1940 के बाद। लास्ट चुनाव कब होता है? तो अबुल कलाम आजाद ही थे, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुआ था। ठीक है, ये अबुल कलाम आजाद की बात करें 1940 में ही अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ही यंगेस्ट। और 1940 का सेशन कहाँ पे था, जहाँ पे कलाम साहब को अध्यक्ष बनाया गया था? कहाँ का सेशन था? रामगढ़ था। हाँ, रामगढ़ बिहार में डेट टाइम, लेकिन अभी रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। वहां के सेशन में इनको चुना गया था और 1942 में चुना गया, 1940 में चुना गया। उसके बाद देखोगे तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था,
तो समय ही नहीं बनता कि इनको अध्यक्ष कांग्रेस, इसके बीच में आप देखो 1946 तक किसी प्रकार का कोई अधिवेशन ही नहीं होता है, ठीक है। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन जब भारत जब आता है तो उसको ध्यान में रखना है, अध्यक्ष जो होते यही होते हैं। एक इससे पहले क्रिस्ट मिशन भारत आता 1942 में, तो उस समय भी अध्यक्ष की बात करेंगे तो यही होते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष भी थे और सबसे यंगेस्ट भी थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। और सबसे पहले अध्यक्ष कब बने थे अबुल कलाम आजाद, बता सकते हैं कब बने थे सबसे फर्स्ट टाइम? 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, 1923 में पहली बार बने थे, ठीक है। कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? तो 1920 में शामिल हुए थे कांग्रेस में, ठीक है। 1923 में पहली बार अध्यक्ष बने थे। और एक चीज और भी कुछ बता रहा जो मैं भूल गया, क्या था? हाँ, जब क्रिस्ट मिशन जब भारत जब आते तो उनसे वार्ताकार में, ठीक है, अबुल कलाम आजाद शामिल थे। और साथ में कौन थे उनके साथ वार्ताकार में? कलाम साहब के अलावा, ठीक है, हाँ, बिल्कुल नेहरू साहब थे। क्रिस्ट मिशन के वार्ताकार में जो थे, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा जो वार्ताकार जो था, ठीक है, उसमें कौन थे? नेहरू साहब थे। और साथ में कौन थे? तो साथ में आपके अबुल कलाम आजाद साहब भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैटिंग लॉरेंस थे, ठीक है। और इसके अलावा दो अन्य सदस्य स्टेट फॉर क्रिप्स थे, आईवी अलेक्जेंडर थे। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सारे के सारे सही है, ठीक है। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टेट फॉर क्रिप्स थे। पैट्रिक लॉरेंस की बात करेंगे, डेट टाइम कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया भी था। पैट्रिक लॉरेंस उस समय क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ तो भारत स्टेट। सचिव थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पैट्रिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। और प्रधानमंत्री एटली ने, ठीक है, 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। और 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की, ठीक है। एक नेता जो थे युद्ध जीता लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाया। किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? जो कभी युद्ध जीतता है वो कभी चुनाव नहीं हारता है, लेकिन उसने युद्ध तो जीता, ब्रिटेन को बहुत ही बुरे परिस्थिति से निकाल दिया, लेकिन वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाया। वो नेता कौन था? ठीक है, वो नेता था चर्चिल, ठीक है। चर्चिल ने युद्ध तो जीता लेकिन चुनाव नहीं जीत पाया, ठीक है। दोबारा जब चुनाव होता 1945 में तो वो चर्चिल चुनाव नहीं जीत पाता है, ठीक है। हालांकि ब्रिटेन को बहुत ही बुरी परिस्थिति से उसने निकाला था, ठीक है, कभी मैं बताऊंगा इसके बारे में कहानी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाता है। और वहां पे लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी थोड़ा उदारवादी विचारधारा को रखती है। जब वो सरकार में आती है तो बोलती है भाई साहब, मैं जितने भी हमारे जो उपनिवेश है सबको मैं धीरे धीरे स्वतंत्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले किसे स्वतंत्रता दूंगा? तो भारत को स्वतंत्रता दूंगा, ठीक है। उपनिवेशियों में, ठीक है, आधुनिक विश्व में बात करेंगे तो उपनिवेशों में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला जो था भारत ही था। उसका श्रीलंका स्वतंत्र होता है, इंडोनेशिया स्वतंत्र होता है। 1948 के आसपास देखो तो चीन भी पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन उपनिवेशों में सबसे पहले स्वतंत्र हुआ आधुनिक में भारत हुआ। उससे अगर पूछा जाएगा ओवरऑल उपनिवेशों में सबसे पहले स्वतंत्र हुआ तो यूएसए स्वतंत्र होता। 1776 के आसपास ही यूएसए स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए यूएसए इतना पावरफुल होने के बाद भी इसने कभी भी किसी कंट्री को रूल नहीं किया, ठीक है। ये समाजवादी विचारधारा है, कभी भी देखे यूएसए ने किसी के द्वारा शासित किसी को शासन किया नहीं किया, ठीक है। हालांकि इसके समर्थित सरकार विभिन्न देशों में इसने बनाया, लेकिन डायरेक्ट इसने इन्वॉल्वेड नहीं किया। इस साम्राज्यवादी विचारधारा का सबसे बड़ा विरोधी था। एक मीटिंग होता है चर्चिल और उस समय का यूएसए के प्रेसिडेंट जो थे, जिनका नाम था आई थिंक रूजवेल्ट से पहले कौन थे, उसी के बीच में, जिसको अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। एक सीप होता है अटलांटिक महासागर में, दोनों के बीच में मीटिंग होती है। और चर्चिल कहते थे देखिए आप हमको सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और यह जापान और मतलब हिटलर की जो नीति जो आई थी 1941 की घटना है, काफी मतलब साम्राज्यवादी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए उनके साथ पक्ष रखता है, देखिए हम आपको समर्थन तो कर देंगे, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे उपनिवेशों को मतलब क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। तो अमेरिका हमेशा से उपनिवेशों की स्वतंत्रता की वकालत जो था करते रहता है। ये अटलांटिक चार्टर को जब आप पढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर में एक सीप पे दोनों प्रमुख नेता ब्रिटेन और मतलब यूएसए के आपस में बातचीत करते हैं। यूएसए का कंडीशन यही होता है, सब सारे उपनिवेशों को क्या करोगे? स्वतंत्र कर दोगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इसके सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। और इटली की बात करेंगे, लेबर पार्टी से आता था। इटली ने चुनाव में भी यही बात को रखा था। देखिए अब जब हमारी जब सरकार आएगी तो सारे उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां की जनता भी चाहती थी और कहीं न कहीं से उनके जीतने में ये
पक्ष को भी मदद किया। हालांकि अगर चर्चिल अगर जीत जाता तो चर्चिल बहुत ही ज्यादा, ठीक है, साम्राज्यवादी था, भारत को आजादी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन इटली के जीतने की वजह से भारत को आजादी मिली, ठीक है। इसने प्रांतों को 3 वर्गों में विभाजित करने की योजना बनाई। और का मतलब ये समझिए, ठीक है, तो मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार संयुक्त प्रांत एवं वर्ग बी में पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध को रखा गया था। वर्ग सी में, ठीक है, बंगाल एवं असम को शामिल था, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका था, ठीक है। बी में बात करेंगे तो फिर मुस्लिम बहुल ये भी इलाका था, लेकिन हिंदुओं की संख्या भी थी, ठीक है, और इसमें भी हिंदुओं की संख्या था। ए वाला की बात करेंगे तो पूरी तरीके जहां पे हिंदुओं जहां पे बहुमत में थे उनको रखा गया। आजादी के बाद भी आप देखोगे तो कैटेगरी में ए बी सी डी बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें ए में बिहार आता है और डी में केवल एक ही राज्य आता था। हालांकि 1956 में इसको समाप्त कर दिया जाता है कैटेगरी को। डी में एक ही राज्य आता था, कौन सा राज्य था जो कि आजादी के बाद मतलब बना था, एक ही राज्य आता था डी कैटेगरी में। आई थिंक सर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, डी में केवल अंडमान निकोबार। बिहार किस में रखा गया था, कैटेगरी ए में रखा गया था। हालांकि इसको 1956 में हटा दिया जाता है, ठीक है, कैटेगरी को। अब देखेंगे यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को पहले तो समर्थन किया, अब बाद में इसको क्या करता, अस्वीकार कर देता, ठीक है। हालांकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर ली थी। और कैबिनेट मिशन के आधार पर आप देखोगे तो संविधान सभा की गठन की भी नींव रखी गई थी, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर फिर से विचार करना। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिल सदस्यों के रूप में शपथ ली, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पास में ध्यान रखेंगे तो उस समय कौन था, तो विदेश मामले भी इनको दिए गए थे और साथ में प्रधानमंत्री भी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों की अनुपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, गलत है, ठीक है। ये 9 दिसंबर 1946 तो सही है, मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति थी ये भी सही है, क्योंकि जब संविधान सभा की बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। सर गठन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, संविधान सभा का गठन थोड़ी हुआ था, गठन तो नवंबर में या 6 दिसंबर को हुआ था, प्रथम बैठक हो गया 9 दिसंबर। सर गठन दिया हुआ है ना, संविधान सभा का गठन थोड़ी हुआ था, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हुआ था ना। 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ था जी, ये 9 दिसंबर तो प्रथम बैठक है ना, द्वितीय बैठक 11 रात्रि। अरे इसका अध्यक्ष गलत है, ठीक है, उतना क्या देखना, इसका अध्यक्ष का नाम गलत दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का स्वागत किया था, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसका बहिष्कार किया था, ठीक है। तो केवल इसका पहला सही है, देखिए इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर देखिए क्या लिया है, असत्य कथन पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। हाँ तो इसको हमको लगता है 2 को सही मान लिया। देखिए यहाँ पे देखता हूँ क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका सी आंसर लिया, 1 2 सही है, जो कि गलत है, ठीक है, ध्यान में रखें क्या है, गलत है। मुस्लिम लीग संविधान सभा का विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांग को अधिक प्रखर के रूप में सामने किया। बेबल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में शामिल हुए, लेकिन इनकी हठधर्मिता के कारण कोई समझौता नहीं हुआ, ठीक है। टोटल 14 मंत्री थे, ठीक है, और 14 में 9 जो थे कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम लीग से थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग ने किसी भी स्थिति में पाकिस्तान का निर्माण करना था, ध्यान रखिए, ये वाला स्टेटमेंट को इसने गलत माना है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट को इसने सही माना है, जो कि गलत है। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने सदस्यों की अनुपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, गलत है, सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसने इसको सही मान लिया है तो वो भी गलत है। चलिए आप देखेंगे भारत में हमारी उपस्थिति का समय सीमित है तथा घटनाओं को नियंत्रित करने में हमारी क्षमता का लगभग ह्रास हो चुका है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब हम भारत में जो घटना जो हो रही है उसको अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारी प्रतिष्ठा उन पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण है जो हमने अपने व्यवहारिक चरण में हासिल की थी, किंतु ये अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कथन किनका था, बेबल का था, मतलब सीधा सीधा ये बोल रहे थे भाई साहब जितना जल्दी हो सके भारत से निकल जाओ, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाऊं कि मैं उनको साम्राज्य को खत्म कर दूं या फिर नुकसान पहुंचाऊं, ठीक है। अगर चर्चिल दोबारा अगर चुनाव जीतता तो हो सकता था भारत को आजादी में और भी अधिक समय लग सकता था, ठीक है, हो सकता भारत को आजादी उस समय मिलता भी नहीं, ठीक है। हालांकि ब्रिटेन की स्थिति तो बहुत अधिक खराब हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन जो था महापावर था, मतलब सुपर पावर था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फ्रांस सुपर पावर नहीं होता, ब्रिटेन सुपर पावर नहीं होता, सब समाप्त हो जाता। सुपर पावर के रूप में कौन निकलता है, यूएसए और आपका यूएसएसआर, ठीक है, मतलब रशिया निकलता है। ब्रिटेन का भी सुपर पावर हुआ कर, जो अभी स्थिति डॉलर की है उसी समय स्थिति किसकी होती थी, पाउंड की होती थी, लेकिन पाउंड का ह्रास बड़े पैमाने पर होता है
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है। अब ब्रिटेन जो था कभी सुपर पावर हुआ करता था, जो अब नहीं रहेगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तारीख को यह घोषणा की थी कि वो जून 1948 से पूर्व ब्रिटिश सरकार को भारतीय सत्ता सौंप देगी, मतलब जून 1948 से पहले ही देने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। हालांकि समय था जून 1948, लेकिन हम लोग को आजादी 1947 में मिल जाता, मतलब ब्रिटिश सरकार समझ गई थी यहाँ पे रहना ठीक नहीं, इसलिए आनंद फानन में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करके चले गए और एक अराजकता का माहौल जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, वैकेंट जो उत्पन्न हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाने का, ठीक है, बहुत बड़ा वैकेंट जो उत्पन्न हुआ और जो मारकाट जो हुआ था, दंगा फसाद जो थे, कहीं ना कहीं इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत अधिक उत्तरदायी, क्योंकि उन्होंने मतलब एक सुसंगठित तरीके से, मतलब बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पावर को ट्रांसफर नहीं किया, जैसे तैसे स्थिति में वो छोड़ के चले गए, ठीक है। एक बहुत बड़ा ये रीजन था। अपने प्रथम घोषणा में उन्होंने कहा कि सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। प्रधानमंत्री ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा ये की थी कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करेंगे तो राज्य परिवार से संबंध रखते थे और जापानियों को इन्होंने पराजित किया था। जापानियों को इन्होंने पराजित कब किया था? 15 अगस्त को ही पराजित किया था जापानियों को, 15 अगस्त 1945 को, ठीक है। इसीलिए 15 अगस्त की तारीख इनके नजर में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। इन्होंने आजादी की तारीख जो थी 15 अगस्त ही मुकर्रर की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इटली सरकार ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की और ध्यान में रखना है भारत को प्रभुत्व दर्जा प्रदान करना, ठीक है। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। इटली सरकार ने फरवरी 1946 में भारत को सत्ता के बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण हस्तांतरण के तरीकों के साधनों का पता लगाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। कैबिनेट मिशन योजना में भारत के संवैधानिक भविष्य की संबंध में प्रस्ताव दिए गए थे। इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन में पूर्ण पाकिस्तान की मांग की स्वीकार नहीं की गई थी। इसमें प्रस्तावित किया गया कि सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। नहीं, अवशिष्ट शक्तियां तो प्रांतों में होगा ही नहीं, ठीक है, केंद्र में है। हालांकि देखेंगे इसमें क्या आता है, हालांकि अवशिष्ट शक्तियां तो केंद्र के पास ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो गलत कौन है? अच्छा, केवल दो को ही गलत लिया है, मतलब अवशिष्ट शक्तियां प्रांत के पास दे दिया। कैबिनेट मिशन योजना 16 में 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड बेवल के द्वारा दिया गया एक बयान था, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के एक समझौते पर नहीं आने के मद्देनजर भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव जो थे शामिल थे, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर बात करेंगे तो इसने बोला था भाई साहब ये, ठीक है, ये तो गलत है, इसको सही लिया। मतलब इसमें प्रस्तावित किया कि सभी शक्तियां प्रांतों में निहित होगी, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। हालांकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? प्रांत में नहीं है, ठीक है। किसके पास है? तो किसके पास है? केंद्र के पास होता अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में कहाँ पे होता? तो यूएसए में आप जाओगे ना, तो यूएसए में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती है, ठीक है। और ये कनाडा के मॉडल से प्रभावित है, जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। तो ये आपका क्या सही है? सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या प्रश्न है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें। इसने मुस्लिम के टू नेशन थ्योरी, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया, बिल्कुल कर दिया। केंद्र के लिए केवल 3 विषय यानी विदेशी मामले, रक्षा और संचार आरक्षित थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और प्रांत समूह बनाने के लिए स्वतंत्र थे, इसीलिए प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि टू नेशन थ्योरी को इसमें खारिज कर दी गई थी। एकल संघ की वकालत की, लेकिन केंद्र कमजोर था, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के हाथों में थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि संविधान सभा जब बनता है तो उसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई थी, ठीक है, संविधान के द्वारा। केवल 3 विषय अर्थात विदेशी मामले, रक्षा और संचार केंद्र के लिए आरक्षित है, ध्यान में रखेंगे। ये इसमें राज्य का कोई भी प्रभुत्व नहीं होगा, अभी भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अन्य सभी विषयों के लिए प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता थी, ठीक है। 3 मामलों में स्वतंत्रता नहीं थी। प्रांत समूह बनाने के लिए स्वतंत्र थे और प्रत्येक समूह आपस में साझा किए जाने प्रांतीय विषयों को निर्धारण भी कर सकता था। फलस्वरूप 3 समूह बने इस प्रकार से। समूह ए में इसमें 6 हिंदू बहुसंख्यक प्रांत शामिल थे, यानी इसमें मध्य प्रांत, संयुक्त बिहार, उड़ीसा और मद्रास शामिल थे, ठीक है। इसमें क्या था? हिंदू बहुसंख्यक में थे। समूह बी की बात की, सिंध, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है। सिंध, पंजाब में तो अच्छी खासी मतलब हिंदुओं की भी संख्या थी। ग्रुप सी में बंगाल और असम को शामिल किया गया था, ठीक है। तो ग्रुप सी में बंगाल, असम था। ग्रुप बी में पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत शामिल थे। और ए की बात करी, इसमें 6 हिंदू बहुसंख्यक राज्य थे, जिसमें प्रांत थे, जिसमें मध्य प्रांत थे, संयुक्त प्रांत था, बिहार था, उड़ीसा था, मद्रास था, बॉम्बे था।
निम्नलिखित में से प्रावधान की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान माउंटबेटन योजना के संबंधित नहीं है? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करवाया जाए। जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम, मतलब जनता चुनेगी, इससे मतलब किधर रहना चाहती है। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 1 संविधान सभा का निर्माण होगा। नहीं, 2 डोमिनियन प्लस 2 संविधान सभा, ठीक है। भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र करने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो सही था, भारतीय राजवाड़ा स्वतंत्र नहीं रहेंगे, उसको या तो पाकिस्तान को चुन ले या फिर उनको भारत को चुन ले, ठीक है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा, केवल ये लिया, इसको कैसे लिया? भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, ये भी सही, ये तो मतलब गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है? अच्छा, नहीं है, ठीक ठीक, ये तो सही है ना आपका। मैंने बोला ना, भारतीय राजवाड़े जो थे वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा? भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 3 जून 1947 को, ठीक है, इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं, या फिर इसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, या फिर इसको डिकी बट योजना भी कहते हैं, ठीक है। माउंटबेटन योजना, 3 जून प्लान, डिकी बट योजना, ठीक है। डिकी बट माउंटबेटन का निकनेम था, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की गई, इसको माउंटबेटन योजना के साथ ही 3 जून योजना या फिर 3 जून प्लान के नाम से जानता है। विभाजन होने की दशा 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तब भारत जो था, आजादी के बाद भी हम लोग एज ए डोमिनियन के तौर पे ही काम कर रहे थे। अब डोमिनियन के तौर पे भारत ने बहुत दिनों तक काम क्यों किया, पूर्ण स्वतंत्रता हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, इसके पीछे भी कारण है। अब बोलोगे सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण मैं बता देता हूं। देखिए, ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत थे। अगर भारत को अगर स्वतंत्रता अगर दे दिया जाता है, ठीक है, बोल दिया चलो तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश प्रांत भी स्वतंत्र हो जाते। अब ब्रिटिश प्रांत जब स्वतंत्र हो जाते तो ये भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर सकते थे, इसलिए भारत को बोला गया अभी आप डोमिनियन रहो। अब माउंटबेटन नेहरू ने आपस में बातचीत करके सारे संघों को क्या किया, भारत में मर्ज कर दिया, क्योंकि अगर डोमिनियन है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश प्रांत भी तो डोमिनियन का हिस्सा है। इस आधार पे अगर भारत को इसी आधार पे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई, हालांकि बात के आर्मी चीफ की बात करेंगे, डिफेंस की बात करें, मुख्यतः डिफेंस, तो पाकिस्तान का डिफेंस आजादी के बाद भी, अब भारत का डिफेंस भी, दोनों के दोनों जो था ब्रिटिश के अधीन ही था। इसीलिए जब कवलाइयों का जब आक्रमण जब होता है भारत में 1948 में, तो ब्रिटिश वहां पे जब जिन्ना जब आदेश देता है तो आर्मी जाके लड़े तो इनकार कर देती है, मतलब वहां पे ब्रिटिश सरकार वहां पे, तो यहाँ से भारत से भी ब्रिटिश आर्मी ही जाएगी या उधर से भी ब्रिटिश आर्मी ही पाकिस्तान से, तो कौन सी बात होगी? क्योंकि डिफेंस भारत का भी डिफेंस दैट टाइम और पाकिस्तान का भी डिफेंस किसके हाथों में था? किसके हाथों में था? तो गवर्नर वायसराय के हाथों में था। पाकिस्तान का डिफेंस भी उस समय डोमिनियन पाकिस्तान भी था, भारत भी डोमिनियन था, पूर्ण स्वतंत्रता किसी को नहीं मिली थी। इसीलिए 1948 में आप देखोगे तो वहां पे जाके कबलाई को भेज देता लड़ने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी लड़ने से इनकार कर देती है। तो ये एक रीजन था, बहुत सारे रीजन थे, इसलिए भारत को डोमिनियन ही रखा गया था। पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता हमको प्राप्त होती है, जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है, ठीक है। उसी दिन आप देखोगे तो हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दैट टाइम भारत और डोमिनियन दोनों के दोनों मतलब क्या थे, एक डोमिनियन स्टेट के तौर पे थे, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब डिफेंस अभी भी पाकिस्तान ही संभाल रहा था, पाकिस्तान बोले वायसराय के अधीन ही डिफेंस दैट टाइम भी था, ठीक है। हालांकि दोनों में जो विचार जो होती थी, तो नेहरू और माउंटबेटन आपस में, ठीक है, विचार करके किसी प्रकार का निर्णय लेते थे। या फिर ये भी पूछा जाता है भारतीय संघ में जो विलयीकरण की जो योजना जो थी, जो 3 प्रमुख चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट थे, माउंटबेटन थे, सरदार पटेल साहब थे, एक उनके सचिव थे जिनका नाम था बीपी मेमन, ठीक है। 15 अगस्त 1947 तक निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य द्वारा भारत में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया गया था? हैदराबाद जो था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वहां नहीं करना चाहता। देखिए, विलय पत्र अगर पूछेगा ना तो कश्मीर हो जाएगा, अगर हैदराबाद पूछेगा तो पुलिस कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई नहीं लिखोगे, पुलिस कार्रवाई लिखना आप लोग, ठीक है। और जूनागढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, ठीक है। विलय कश्मीर, ऑपरेशन पोलो भी है ना पुलिस, हैदराबाद का? ऑपरेशन पोलर, अगर ऑपरेशन पोलर अगर नहीं रहते, और भी बता दो, कैटाकूलर, ठीक है, ये बहुत कम जगह पे मिलेगा, लेकिन कैटाकूलर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे उस समय पोलो का मैदान बहुत ज्यादा था। और जूनागढ़ के यहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, ठीक है। बाद में रेफरेंडम के बाद वहां पे क्या होता है, रेफरेंडम में भारत में शामिल होने के लिए बहुत लोगों ने मतदान किया था, और बाद में जाके हैदराबाद में जूनागढ़ को मतलब क्या किया, विलय पत्र पे साइन करवा के इनको मिला लिया गया। हालांकि कश्मीर में कोई रेफरेंडम या फिर मतलब कोई सैनिक कार्रवाई हुई नहीं थी,
ठीक है, डायरेक्ट उनको विलय पत्र में हस्ताक्षर करवाएगा। ठीक है, एक दिल्ली समझौता हुआ था। ठीक है, दिल्ली समझौता की बात करो, वो इरविन पैक्ट से मत समझ लीजिएगा। हरि सिंह और नेहरू जी के बीच में मतलब दिल्ली, क्योंकि नेहरू जी ही मतलब कश्मीर को देख रहे थे, दोनों के बीच में दिल्ली समझौता हुआ था और वहीं पे कश्मीर को विशेषाधिकार वगैरह भी देने की बात कही गई थी, जो कि संविधान सभा में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन, ठीक है, भारत के वायसराय बनकर आया। ठीक है, 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ध्यान रखने का। ठीक है, माउंटबेटन योजना के दौरान सरदार पटेल ने कहा था, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती है तो पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कांग्रेस के किस नेता ने विभाजन स्वीकार कर ली, जो कि सबसे बड़ा विरोधी भी था, लेकिन बाद में बोला भाई साहब आप स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, किसने सबसे पहले, किसने? ठीक है, पटेल साहब ने। ठीक है, सबसे पहले पटेल साहब ने विभाजन को स्वीकार किया, बाद में जाके गांधी जी भी विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अभी तक बोल रहा था नहीं विभाजन ठीक नहीं है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, जब गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था, अबुल कलाम आजाद जी का तो एकदम बोलते हैं नीचे से जमीन सरक जाना, वैसी स्थिति थी। तो अभी तक मतलब क्या कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, हालांकि बात का पटेल साहब ने सबसे पहले स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उनका कहना था अगर मतलब अभी अगर, ठीक है, अगर देश को अगर दंगा से बचाना है और विभिन्न प्रकार की चीजों से बचाना है, शांति समझौता को ठीक ठाक से रखना है, तो उसके लिए हमको विभाजन मंजूर है। और अभी अगर पाकिस्तान को नहीं स्वीकार किया गया तो देश में बहुत सारे पाकिस्तान बन जाएंगे। ठीक है, 18 मई 1947 को वापस माउंटबेटन समस्या के अंतिम हल के लिए ब्रिटिश सरकार से बातचीत करने लंदन गया, फिर वहां से वापस आया, 3 जून को योजना प्रस्तुत कर दी। ठीक है, इसी को 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। माउंटबेटन योजना की मुख्य बातों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग अलग बैठक बुलाई जाए, उनमें से कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था पंजाब और बंगाल को बांटने में, क्योंकि देखिए पंजाब हमारे यहाँ भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, बंगाल हमारे यहाँ भी है, अब बंगाल पाकिस्तान में भी था 1971 से पहले तक। तो मुख्य दिक्कत हो रही थी इसी को बांटने में। ठीक है, और यहाँ पे बांटने में आप देखोगे तो यहाँ पे एक तरह से देखेंगे तो बंगाल वगैरह में तो थोड़ा सा बांग्लादेश के इलाका वगैरह में चुनाव भी हुआ था। ठीक है, विभाजन होने की दशा में डोमिनियन तथा 2 संविधान निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सिंध पाकिस्तान का भाग बनेगा। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वो भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 1, 2, 4 की बात करेंगे तो सही है, सिंध पाकिस्तान का भाग बनेगा, इसको गलत लिया। सिंध हालांकि पंजाब में था। ठीक है, इसके 1, 2, 4 सही लिया है। यहाँ पे 2 जगह पे जन्म संग्रह कराने की बात थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जहाँ के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और जब पाकिस्तान में शामिल किया गया तो उन्होंने गांधी जी को कहा था आपने तो मुझे भेड़ियों के सामने झोंक दिया। ठीक है, मतलब भेड़ियों के सामने मतलब छोड़ दिया। तो जो बोले थे ये हमारे लिए मजबूरी थी, ये हमारे लिए मजबूरी थी। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का प्रशासन भारत से कैसे चलता, क्योंकि सीमा नहीं लिखती थी, तो खान अब्दुल गफ्फार ने बड़ा बढ़िया कहा उसी प्रकार से चलता जिससे बांग्लादेश का प्रशासन पाकिस्तान चलाएगा, मतलब पूर्वी बंगाल का प्रशासन पाकिस्तान चलाएगा, क्योंकि पूर्वी बंगाल का कोई भी सीमा पाकिस्तान से तो लगता नहीं है। अगर पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल के साथ सीमा अगर लगाना है तो भारत के बीचों बीच उसको गुजरना पड़ेगा। इसलिए जिन्ना ने बोला था हमको एक कॉरिडोर बनाने की, ठीक है, दिया जाए ताकि पाकिस्तान को हम लोग पूर्वी बंगाल से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी बहुत अधिक झाड़ लगाई थी नेहरू जी ने। ऐसा होता है क्या? ठीक है, अगर 1971 में पाकिस्तानों के लिए सबसे अगर दुर्बल पक्ष क्या रहा तो पाकिस्तान का कोई भी सीमा की बात करेंगे पश्चिम बंगाल से नहीं लगता था। और उस समय एयरफोर्स को मतलब क्या किया गया, बंद कर दिया गया था, क्योंकि युद्ध के दौरान आप किसी भी देश को अपने सीमा में एयरफोर्स को एयर वायलेंट हो जाता है। कराची बंदरगाह पे कंट्रोल कर लिया गया था, जिसकी वजह से नेवल सपोर्ट को भी बंद कर दिया गया, रोड का कोई सपोर्ट नहीं था। अब जाके पाकिस्तान पूर्वी बंगाल में कैसे जा सकता था, तो उसको जाना पड़ता श्रीलंका होते हुए घूम के, जो कि रास्ता जो थी 16-17 घंटा का रास्ता हो जाता था। और उन्होंने ढाका एयरपोर्ट को भारतीय सेना ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, तो उनको कम्युनिकेशन लाइन कट गया। ठीक है, एयरफोर्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। एयरफोर्स आती भी तो श्रीलंका होकर घूम के जाना पड़ता, 16-17 घंटे का रास्ता था, रोड का कोई सपोर्ट लगता नहीं, इसलिए कोई भी रसद वगैरह पहुंच नहीं सकता था।
और तीसरा रीजन ये था सर, कराची बंदरगाह पे, ठीक है, हमारा जो आईएनएस जो था, क्या नाम भूल रहा हूँ, वो वहां पे खड़ा था, ठीक है, विक्रांत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत जो था खड़ा था, और पाकिस्तानी एयरफोर्स को बांग्लादेश में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं दे रही थी। तो तीनों सपोर्ट खत्म, कम्युनिकेशन लाइन खत्म, पाकिस्तानी सेना जो बांग्लादेश में थी वो पाकिस्तान से बात नहीं कर सकती थी, ठीक है। टिक्का की बात करेंगे, जनरल टिक्का की बात करें, उस समय एयर वहां पे इंचार्ज थे, क्या जनरल टिक्का की बात करेंगे तो आर्मी इन चीफ थे, ठीक है। तो पूरा कम्युनिकेशन समाप्त हो गया। तो बहुत कम संख्या होने के बावजूद ही भारत जो था पाकिस्तान को अलग करवाने में, ठीक है, रीजन मिला, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन जीरो हो गई थी, ठीक है। इसका 1, 2, 4 सही है, तीसरा वाला गलत है। सिंध पाकिस्तान का भाग बनेगा, ये नहीं है, तो इसके बारे में देख लेता हूँ। सिंध के बारे में कहा गया कि सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं करेगा। हालांकि सिंध पाकिस्तान का ही भाग है, इसलिए बार बार कहते हैं बिना सिंध के पंजाब क्या है, अधूरा है, ठीक है। पंजाब का हिस्सा सिंध था, जहाँ पे मुसलमानों की बहुमत ठीक ठाक थी, तो उसके संदर्भ में ये कहा गया वो अपना निर्णय खुद ही लेगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात। जन्म संग्रह कहाँ पे था? असम के सिलहट और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। सिलहट अभी किसमें, भारत का हिस्सा है या फिर बांग्लादेश में पड़ता है सिलहट? असम का सिलहट तो किसमें है, सर बांग्लादेश में है? इंडिया का ही है सर। क्या तो भारत में है। भारत में ही होगा। सिलहट शायद भारत में नहीं है सर, चेक कर लीजिए, बांग्लादेश में था। 4 जुलाई 1947 को भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण, ठीक है, तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस तारीख को ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत को आजाद करने की घोषणा की थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, इसलिए 4 जुलाई का तारीख इतिहास में और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन सा देश 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ठीक है, यूएसए, ठीक है, यूएसए की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, ठीक है। तो इस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई को, ठीक है। और 18 जुलाई को ध्यान में रखिए ब्रिटिश संसद से स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद उस पर किसका साइन होगा, ठीक है, शासक जो थे, ब्रिटिश शासक थे, महाराजा जो भी कह लीजिए, उनका साइन होगा। ब्रिटिश संसद के बहस के दौरान हर्बर्ट सैमुअल ने इसे बिना युद्ध के शांति समझौते की संख्या दी थी। कौन थे? हर्बर्ट सैमुअल, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। फिलहाल दोनों अधिराज्यों के लिए एक ही गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये गलत है। भारत के गवर्नर कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के गवर्नर कौन बने थे? जिन्ना। भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो नेहरू साहब। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली खान। लियाकत लियाकत, ठीक है, अली खान, ठीक है। लियाकत अली जो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर बनता है, ठीक है। और जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को किसने दी थी? सर गांधी जी ने दिया था। नहीं याद आ रहा है। हाँ, गांधी जी ने एक पत्र लिखा था ना जिन्ना को, उसमें उसने कायदे आजम कहा था। उसको जिन्ना ने उसको क्या किया ना, उसको पेपर में छपवा दिया। इतना तेज आदमी था, ताकि मुसलमानों का मतलब क्या मिल सके, वो सहानुभूति मिल सके। तो गांधी जी जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं, ठीक है। इसको पेपर में छपवा दिया था उसने, ठीक है। और गांधी जी ने एक पत्र में कायदे आजम कह के संबोधित किया था जिन्ना को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून को तथा कांग्रेस महासमिति ने 14 से 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना को पुष्टि कर दी, ठीक है। मतलब ध्यान में रखेंगे, तो कांग्रेस गांधी जी भी हाथ डाल कर मतलब क्या करते हैं, विभाजन की स्वीकृति को, ठीक है, मान लेता है। हालांकि गांधी जी का स्टेटमेंट है, भारत का विभाजन हमारे लाश पे होगा, ठीक है। भारत के विभाजन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। वायसराय के सचिवालय में उच्च पद पर कार्यरत, ठीक है, बीपी मेमन ने भारत के 2 भागों में विभाजन की योजना तैयार की, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल इसे बीपी मेमन की बात करेंगे। एक क्लर्क के रूप में इन्होंने एक जीवन शुरू किया था, बाद में प्रांतीय लोक सेवा आयोग में थे, ठीक है, मतलब बीपीएससी जैसा हो, प्रांत लोक उसमें थे, ठीक है। बाद में वहां पे इनके प्रतिभा को पहचानते हुए इनको उस समय का आईसीएस अधिकारी के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई थी, या बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, ठीक है। और उसमें कितना जटिल काम था, ठीक है, भारत का विभाजन करना। इन्होंने 3 से 4 घंटा के अंदर में, ठीक है, और ये शिकार क्या बोलते हैं वो पीने वाला जो होता है, ठीक है, वो पीते थे, मतलब बहुत चेन स्मोकर थे। और पूरे रूम को बंद करके 4 से 5 घंटा के अंदर में इन्होंने भारत का मतलब विभाजन का जो प्रारूप जो होता है
वो इन्होंने योजना बना दी थी, ठीक है, 4 घंटा के अंदर में मात्र, इतने कैपेबल व्यक्ति थे ये, ठीक है। भारत के विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को काला दिवस मनाया, ठीक है, बिल्कुल। विभाजन का विरोध करते हुए अबुल कलाम आजाद ने कहा, मैं सांप्रदायिक शक्तियों से हार गया हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट सांप्रदायिक शक्ति के संदर्भ में शायद इसका किसका था ये, ठीक है, गांधी जी का था साथी। देश के विभाजन का विरोध करते अबुल कलाम आजाद ने कहा, मैं बंटवारे के खिलाफ हूँ, मुझे ये देखकर अफसोस है कि नेहरू और पटेल ने हार मंजूर कर दी। हाँ, बोला था ना पहले में, नेहरू और पटेल ने जो हार मंजूर की थी इसे खास करके बहुत नाराज हुए थे, और गांधी जी की हार, ठीक है, मंजूर करने से बिल्कुल ये टूट गए थे, ठीक है। यदि आप गांधी ने भी इसे स्वीकार कर लिया तो मुझे डर है कि हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। तो नेहरू और पटेल को स्वीकार करने बड़ा नाराज था, जो गांधी ने जब इसे स्वीकार कर लिया तो एकदम टूट चुके थे। मतलब सबसे ज्यादा विरोधी की बात करेंगे ना तो कौन थे, ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद था। उनके बाद ये ध्यान में रखेंगे, उनके बाद ध्यान में रखेंगे सबसे ज्यादा लोगों को, ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों को, ठीक है, पाकिस्तान जाने से रोकने वाले कौन थे, तो गांधी थे, सॉरी क्या नाम, अबुल कलाम आजाद थे। वो किसी बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि भाई साहब पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, आप अपना देश भूमि को छोड़कर जा रहे हो, आपके साथ वहां पे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, मत जाओ, ठीक है। बहुत लोगों को उन्होंने पाकिस्तान जाने से रोका भी था। भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति का औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखें वो उपस्थित नहीं थे, दंगा वगैरह हो रहा था इसलिए वो नोआखली में थे, ठीक है, जिस समय आजादी की घोषणा होती है वो दैट टाइम उपस्थित नहीं थे। अब देखो क्या है, तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन में श्रमिक दल के, ठीक है, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, एक लेबर पार्टी भी था, एक लिबरल पार्टी भी था। लेबर पार्टी का मतलब श्रमिक दल होगा, लिबरल पार्टी का मतलब उदारवादी पार्टी था, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब वहां का लोअर हाउस था, वहां पे इटली ने घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। इटली ने माउंटबेटन को अंतिम वायसराय को सत्ता हस्तांतरित हेतु भारत भेजा। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को विभाजन नामक 2 भागों में बांटकर सत्ता हस्तांतरित कर दी। स्वतंत्रता उत्सव के समय गांधी जी इसमें शामिल नहीं, तो उसमें बंगाल में हुए दंगा के स्थल नोआखली में अपने सचिव प्यारेलाल, ठीक है, व्यक्ति का, यही वो तो व्यक्तिगत चिकित्सक सुशीला नैयर के साथ में थे। वही मैं कह रहा था, एक देसाई जो आपने बताया था उनका तो देहांत वहीं पे हो गया था, क्या बोलते हैं उनको, आगा खान पैलेस में ही हो गया, ठीक है। उनके बाद प्यारेलाल थे, ठीक है, और साथ में सुशीला नैयर थे। गांधी जी की मौत की खबर सबसे पहले, ठीक है, प्यारेलाल किसको देते हैं, तो नेहरू जी के देते हैं, ठीक है। नेहरू जी तब उनके मौत की खबर सुनते ही कहते हैं हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक है। तो उस समय कौन थे, प्यारेलाल साहब थे, और साथ में सुशीला नैयर थी, क्योंकि उनकी निजी चिकित्सक थे, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षण विशेषता नहीं है। भारत के आधिपत्य डोमिनियन को चीन, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, NWEF को छोड़कर शेष भारत का क्षेत्र मिला, ठीक है। तो सिंध तो नहीं मिला, बलूचिस्तान भी नहीं मिला, पश्चिमी पंजाब भी नहीं मिला, पूर्वी बंगाल भी नहीं, NWEF भी नहीं मिला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये तो सही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा में एक संविधान का निर्माण की बात कही गई। ऐसा नहीं था, भारतीय अपने संविधान अपने हिसाब से बनाएंगे। इस डोमिनियन में 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना करने का प्रस्ताव था, ये ठीक है आपका, ठीक है, गलत यही होगा। प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा में किसी भी संविधान को बनाना, अंगीकार करने की असीमित शक्ति का होना तय था। मतलब ये भी कहा गया 1935 के चीजों का आप रखना चाहते हैं रखो, हटाना है हटा दो, ठीक है, जो मन है सो करो, ठीक है, हमारा उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि जब तक संविधान नहीं बना तो 1935 के एक्ट को ही मतलब उसी के आधार पर मतलब चीजें चल रही था। पाकिस्तान तो 56-57 तक चला रहा था, ठीक है, वहां तो काफी समय तक चल रहा था 1935 के एक्ट के माध्यम से। हालांकि भारत तो तुरंत ही मतलब ऑब्जर्व कर लेता तो ये चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाँ, पाकिस्तान में कौन कौन गया था, तो सिंध गया था, ठीक है, बलूचिस्तान गया था, पश्चिमी पंजाब गया था, पूर्वी बंगाल गया था, और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, प्रोविंस की, नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न प्रोविंस की बात करेंगे, खैबर पख्तूनवा वाला जो इलाका जो है, जो कि ईरान से, अफगानिस्तान से और पहले बाद में पहले के USSR से भी बॉर्डर बनाती थी, वो वाला हिस्सा की बात करें वो भी पाकिस्तान को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक भारतीय संविधान निर्माण था, दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा, मैंने बताया। पाकिस्तान को तो आई थिंक उसका पहला संविधान आई थिंक 56 में बन के तैयार होता है, तब तक इसी के माध्यम से वो चला रहा था।
भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता देखिए, वो या तो किसी में से मिल जाए या फिर स्वतंत्र रहे, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन में क्या बोला गया था? कैबिनेट मिशन में बोला गया था जो रियासतें जो है ना स्वतंत्र नहीं रहेगी, उसको किसी न किसी में मिलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, सर आप स्वतंत्र रह सकते हो या फिर भारत और पाकिस्तान किसी में आप मिल सकते हो। निम्नलिखित में से किस योजना प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन से संबंधित निर्णय इन राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाओं की सदस्यों के मतदान पे लिया जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, 3 जून योजना, डी की बड़ी योजना भी कहते हैं, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए जो कमीशन बनी थी उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। रेड क्लिफ जो थे पेशे से वकील थे, ठीक है, और वो व्यक्ति ऐसा था ना, ठीक है, पूरब की ओर कभी आया भी नहीं था, मतलब उसने लंदन से ना थोड़ा सा बाहर भी नहीं गया था, ठीक है। उस व्यक्ति को भारत का विभाजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए भेजी जाती है, ठीक है। अब मुस्लिम लीग के सदस्यों का कांग्रेस के सदस्यों को शामिल किया गया था, उसमें भी कौन थे? तो वकील ही भरे हुए थे। मतलब जिनको डेमोग्राफी, जिनको लैंड के बारे में जीरो आइडिया है, उन लोगों को भारत और पाकिस्तान की बंटवारा करने की बात रख दी गई। और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके तर्क क्या दिया, तो मैंने रेड क्लिफ को इसलिए चुना है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विषय में उसको जीरो नॉलेज है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से मतलब क्या करेगा, तो न्यूट्रल होकर के भारत और पाकिस्तान को बांटेगा, ठीक है। और ये क्या था? पेशे से वकील था, मतलब नॉर्मल, मतलब देखेंगे तो सामान्य वकील के तौर पे इसको जाना जाता है। हालांकि भारत पाकिस्तान को बांटने के बाद ये काफी बड़ा बन जाता है, वहां पे अटॉर्नी जनरल तक पहुंच जाता है ये, ठीक है। तो बाद में इसकी जो भूमिका जो थी, इनकी प्रतिष्ठा जो थी काफी अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। और पाकिस्तान के तरफ से जो लोग जो थे वो भी वकील थे, अब भारत के तरफ से जो वकील जो लोग जो थे वो भी वकील थे, मतलब भारत और पाकिस्तान को बांटने वाले लोग मुख्यतः थे वकील थे। इसीलिए देखिएगा पंजाब को, बंगाल को अजीब अजीब तरीके से इन्होंने बांट दिया। सबसे ज्यादा बांटने में दिक्कत क्या रहा था? पंजाब और बंगाल को ही बांटने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मुख्यतः पंजाब और बंगाल का। इन लोगों को यह भी ध्यान में रखना था से मतलब कोई क्षेत्र पाकिस्तान को मिलता है, कोई क्षेत्र भारत को मिलता है, तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। पाकिस्तान को बांटने के समय सबसे ज्यादा दिक्कत क्या? लाहौर। क्वेश्चन हुआ लाहौर को लेकर, लाहौर किसको दे, क्योंकि लाहौर को बनाया किसने था? तो लाहौर को बनाया था हिंदुओं ने, ठीक है। लब के नाम पे लाहौर था, श्री राम प्रभु के पुत्र के नाम से। हिंदू व्यापारी थे वहां पे, ठीक है, हिंदुओं की संख्या ठीक ठाक थी, लेकिन पाकिस्तान को कोई बड़ा शहर नहीं मिल रहा था। तो लाहौर एक बार रेड क्लिफ का मन हुआ तो भारत को दे देते हैं, लेकिन अंतिम अंतिम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। ये आपको अब जाओगे बीबीसी का एक वो है, ठीक है, इस क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट क्या कहते हैं उसको, आजकल तो पॉडकास्ट चल रहा है, तो वहां पे इस बात को रेड क्लिफ ने स्वीकार किया। लाहौर हम भारत को देने वाले थे, अंतिम अंतिम में पाकिस्तान को चला जाता है, ठीक है। और लाहौर को बनाने वाले भी थे, क्या नाम था उनका यार, उनके नाम पे हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गंगाराम, ठीक है। लाहौर शहर के वास्तुकार, ठीक है, गंगाराम, सर गंगाराम को माना जाता है, ठीक है। तो वो भी भारतीय थे, इंजीनियर थे। लाहौर का एक एक बिल्डिंग उनका बनाया हुआ है। और लाहौर में ज्यादातर लोग जो थे, व्यापारी जो थे, हिंदू ही थे, ठीक है। तो इन सबको मिलना था भारत को, लेकिन अंतिमतः मिल जाता है, ठीक है, किसको? पाकिस्तान को। तो भारत और पाकिस्तान को बांटने वाले कौन थे? सबके सब वकील थे, ठीक है। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सीमा आयोग की अध्यक्षता रेड क्लिफ, ठीक है। भारत माउंटबेटन के अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू थे और साथ में सरदार पटेल थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या थे? 2 और 3 की बात करेंगे, सही है। हालांकि क्या होना चाहिए, अगर कायदे के साथ अगर बात करेंगे तो बंटवारे के लिए मतलब ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनके भूमि के बारे में जानकारी हो, ठीक है, सारे चीजों के बारे में, ज्योग्राफी से मतलब उनका, ठीक है, संबंध होना चाहिए, लेकिन वकीलों को चुना गया था, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू जो थे कश्मीर को देख रहे थे, बाकी जो भी राजवाड़े वगैरह जो थे उनसे सरदार पटेल साहब देख रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखना। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सही नहीं है, ठीक है। तो नए संविधान के निर्माण एक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था, तो ये तो गलत है। सत्ता का स्रोत भारतीयों को दे दिया गया, तो उसका स्रोत राजमुकुट नहीं था। संविधान के निर्माण में सत्ता का स्रोत राजमुकुट नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखना है। संवैधानिक प्रमुख फिर भी गवर्नर जनरल रहा था, माउंटबेटन भी रहे थे काफी समय तक, फिर श्री राजगोपालचारी भी बनते, लेकिन सत्ता का प्रमुख की बात करेंगे तो राजमुकुट नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय था, बताइए। मथाई साहब के पास क्या था? राजेंद्र बाबू के साथ कृषि हो जाएंगे, जगजीवन राम जी के पास श्रम हो जाएंगे, ठीक है, और श्री राजगोपालचारी के पास क्या हो गए? जॉन मथाई सर वित्त था, सर वित्त, उद्योग और आपूर्ति। तो शिक्षा इनके पास जॉन जाएगा। मथाई उद्योग और आपूर्ति।
जी, उद्योग सी सॉरी राजगोपालचारी का शिक्षा था। श्री राजगोपालचारी के पास शिक्षा था। ये अंतरिम मंत्रिमंडल की बात होगी, जी, और 1946 जॉन वाला है ना ये। मथाई साहब के पास यहाँ पे क्या हो जी, जाएगा, जी, उद्योग आपूर्ति हो जाएगा। जगजीवन राम जी के पास उद्योगपति। श्रम था, राजेंद्र बाबू का कृषि था, ठीक है। बाद में जाकर मथाई साहब को कौन सा मंत्रालय दिया जाता, रेलवे, ठीक है। स्वतंत्र भारत में रेलवे इनको दिया जाता नहीं। देखिए अंतरिम की बात की, गृह सूचना प्रसारण वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह के पास रक्षा था, आसफ अली रेलवे थे, लियाकत अली वित्त था। इसमें मुस्लिम लीगों का कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, 5, और कांग्रेस के 9, टोटल 14 मंत्री चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले, कॉमनवेल्थ संबंध भी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, 24 जून 1946 को, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग 16 अगस्त को अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन किया, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया गया, बहिष्कार किया गया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। निम्नलिखित में से किसने ये लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था भारत की मुक्ति, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। एक व्यक्ति और भी था, पाकिस्तान को मैंने और मेरे टाइटाइटर ने बनाया, किसका स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को मैंने और मेरे टाइटाइटर ने बनाया, किसने कहा था ये कहा था जिन्ना ने, ठीक है। पाकिस्तान को मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान को बनाने के बाद सबसे ज्यादा दुखी जो आदमी जो था ना, यही था, जिन्ना ही था, ठीक है। बाद में इसको गलती का एहसास हो गया था, तो उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है, तो जिन्ना ही था, ठीक है। बाद में इसकी ऐसी दुर्गति होती है ना, ऐसी दुर्गति होती है, ठीक है। सर ये ध्यान सुभाष रखिएगा। चंद्र विट्ठल भाई पटेल थे क्या, उन्होंने पहले ही सुभाष 1933 चंद्र बोस में। विट्ठल भाई पटेल के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है। जब यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल का जब मृत्यु जब होता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को सारा संपत्ति उनके नाम पे कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब विट्ठल भाई पटेल के वास्तविक उत्तराधिकारी सुभाष चंद्र जी को नियुक्त किया जाता है। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात तो पता चलती है, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ केस कर देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वल्लभ भाई पटेल जी का रिलेशन काफी अधिक खराब था। गांधी जी के साथ तो रिलेशन अच्छा था। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के लगभग बातों को मान लेते थे। गांधी जी के साथ सबसे ज्यादा गतिरोध किनको होता था, नेहरू जी के साथ उत्पन्न होता था, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। नेहरू जी गांधी जी के ज्यादातर बातों से सहमति नहीं रखते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के 100 में से 95 बातों को माना, ठीक है। दोनों में सबसे ज्यादा मतभेद जो था कांग्रेस के अंदर, सुभाष चंद्र बोस और इनके क्या ना पटेल जी के लेकर था, ठीक है। और संपत्ति वाला भी मैटर आ गया कि विट्ठल भाई पटेल ने सारा संपत्ति, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को देके चले गए। तो बाद में केस होता है, तो केस में फैसला अंतिमतः निकलता है विट्ठल भाई पटेल जी का जो निजी संपत्ति, उनपे अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। हालांकि दोनों का विचारधारा ही अलग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे राष्ट्रवादी थे, और ये जो थे परिवर्तनवादी में आते, स्वराजी के समर्थन में आ जाते हैं। 1925 में देखिएगा तो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने जाते वल्लभ भाई पटेल। तो अपने भाई से इनकी नहीं बनती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो समर्थक थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनका सेवा वगैरह भी किया था, और एज ए उनको अपने गार्जियन के तौर पे भी सुभाष चंद्र बोस उनको देखते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये भी सही है। बाकी 23 जनवरी 1987 को इनका जन्म हुआ था, कटक में हुआ था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। एक बात मैंने बताया, जब ये जर्मनी जब भागे थे, बर्लिन जब भागे थे, इन्होंने अपना एक छद्म नाम रखा था। उनका नाम था ओर्लांडो मैसोटा। क्या नाम था, ओर्लांडो मैसोटा उनका नाम था, ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि उनको भागना यूएसएसआर था, लेकिन बात नहीं बन पाती है, इसलिए मतलब कहाँ चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेस काफी अच्छी थी, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी देखने को मिला। एक दो क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे, हम बता दिए थे कौन सा गलत है। और कल जो है सो आपका डे 11, ठीक है। ये कौन था, डे 8 था ना, डे 9 और 9 और 10 था। कल हम डे 11 देखेंगे, फिर 12 और 13, मतलब 3 दिन के अंदर में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर में, ठीक है।